भारत के भूगोल का 30वां सत्र भारत के परिवहन पर बात चल रही है। सभी लोग धीरे धीरे रोडवेज पे आपको बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कभी बहुत डर लगता है अगर अभी पास नहीं हो तो हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, तो डर लगना स्वाभाविक है। तैयारी अच्छी रखिए, प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लान ए को प्लान बी के लिए कमजोर नहीं किया जाता है। चलिए, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई पटना की यात्रा में, और आप लोगों का जोश देखिए बनता था जो लोग वहाँ पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। सर 60 दिन वाली स्ट्रेटेजी बता दीजिए बेटा, वो यूट्यूब पर लाइव में उपलब्ध है, KGS के उस पर जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, तो वो बिल्कुल मिलेगा। कोई कह रहा है आज लास्ट क्लास नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं, लास्ट सप्ताह है। आज हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, सभी लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, और ट्रांसपोर्ट के बाद आपका एग्रीकल्चर, कृषि एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में उसकी बात करेंगे। तो विल बी लुकिंग एट एग्रीकल्चर आफ्टर दिस। ट्रांसपोर्ट आज खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा सर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नहीं बताया, तो पाइपलाइन का मूल्य है ट्रांसपोर्ट लिक्विड फ्लूइड्स के लिए हो रहा है। पाइपलाइन नेटवर्क हमने जब ऑयल की बात की थी बेटा तब बात की थी, तो प्लीज उसे चेक करें। ऑयल का ऐसा कुछ पाइपलाइन पे प्रश्न नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर अगर कुछ हो सकता है तो उस पर एक डिस्कशन जरूर हो सकता है, लेकिन देखने की जो बात है वो हो जाएगा। हाँ जी, कोई कह रहा है सर आजमगढ़ से आए थे आपसे मिलने, और सर बहुत अच्छा लगा पटना में आपसे मिलकर, अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और हम लोग भी सारे शिक्षक भी बहुत मोटिवेटेड थे, आप लोग भी पूरे जोश में थे। और खान सर ने जो ये पूरा का पूरा सिविल सेवा के लिए जो पूरा आयोजन किया है, मेरे ख्याल से KGS जल्दी अपने जोश के साथ, अपने सोच के साथ अच्छे रिजल्ट्स आप लोग लाना शुरू करेंगे। घबराहट होती है, बिल्कुल होगी, धैर्य रखिए। मैंने वहाँ भी छात्रों से कहा कि थोड़ा धैर्य रखेंगे और छोड़ेंगे नहीं। इलाहाबाद भी आएंगे आप लोग, तो देखिए जहाँ जहाँ सेंटर्स होते जाएंगे वहाँ वहाँ आना होगा। और ज्योग्राफी छात्रों को तो ऑप्शनल छात्रों के लिए विशेषकर मैं कुछ इस तरह के प्रावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों का कुछ मॉनिटरिंग भी हो सके, जिस प्रकार से उल्लेखन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ किया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षक अगर सेमिनार हुए तो निश्चित रूप से आपके शहरों में आपसे मिलने आएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ से करें, PYQ करें, और KGS की बहुत सारे टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, अभी तक यहाँ पर से हो, समय व्यर्थ होगा, ऐसा मत करो। कोई बात नहीं, कोई कह रहा है कि सर मैं आ नहीं पाया, मुझे उसका बहुत बुरा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत मौके मिलेंगे, तैयारी करिए और रिजल्ट के साथ मिलिए, और भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 मिनट हो गए, ऐसा कोई डाउट विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं परिवहन की रोड्स की हम बात कर चुके हैं, रोड्स की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी अब आसान लगने लगा है, तो सभी लोगों से कहूंगा विषय ज्योग्राफी कभी भी कठिन नहीं है। उसे कठिन तब बना दिया जाता है जब हम उसे केवल आंकड़ों में देखते हैं, केवल कुछ डिक्टेशंस में देखते हैं। जब विषय हमें दिखने लगता है, हम उसे अपने आप करने लगते हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। ठीक है, और फिर से कहना चाहूंगा जो भी चीज आपने पढ़ी है, मैंने वहां पर भी सेमिनार में भी बात की थी, एक उदाहरण मैंने दिया था कि टोर्नेडो एक प्रकार की वायुमंडलीय अस्थिरता है। तो जो आपका चक्रवात होता है, चक्रवात का अगर हम रेडियस देखें साइक्लोन का, तो 500-600 किलोमीटर तक का डायमीटर, 600-700 किलोमीटर तक का होता है। लेकिन ये जो टोर्नेडो होता है, घूमता हुआ तेज भंवर होता है, ये कुछ 100 मीटर 200 मीटर में तेजी से भंवर आ जाता है। तो ये भंवर जो है आसमान से नीचे की तरफ आता है, और ये भंवर जो है अक्सर भारत में नहीं बनता, कहाँ बनते हैं टोर्नेडो? यूएसए में एक जगह है जिसको टोर्नेडो एली कहते हैं, यूएसए में बनता है, और अर्जेंटीना में बनता है। पर करंट अफेयर्स में हाल ही में देखा कि भाई भारत में भी टोर्नेडो बना। तो भारत में टोर्नेडो बना, कहाँ बना? पहली बात तो ये है कहाँ बना, तो इसका उत्तर ये है पश्चिम बंगाल में बना। तो भारत में जब टोर्नेडो बनते हैं, कुछ आए हैं, अगर क्लाइमेटिक इतिहास देखें तो हम बहुत ज्यादा उस पर नजर नहीं रखते, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा नहीं बनते, लेकिन पश्चिम बंगाल में बनने की संभावना रहती है। यूएसए में तो टोर्नेडो मॉनिटरिंग सेंटर्स भी हैं, लेकिन इंडिया ने भी टोर्नेडो मॉनिटरिंग नहीं किया, बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो अगर आपके पास टोर्नेडो से प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन कहाँ से आ गया, टोर्नेडो कहाँ बनते हैं, और आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ ज्योग्राफी किस तरह से काम करती है। टोर्नेडो है क्या? टोर्नेडो एक तरह की वायुमंडलीय अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब किसी कारण से हवाएं बहुत तेजी से घूम रही हैं और ऊपर उठ रही हैं। घूमने का कारण क्या होता है? घूमने का कारण कोरियोलिस फोर्स होता है, ऊपर की तरफ उठ रही है या नीचे की तरफ उठ रही है, इसका मतलब वायुमंडल में अस्थिरता है। तो अगर टोर्नेडो पे कोई प्रश्न आया, तो एक तो हो सकता है वर्ल्ड में कहां पर होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रीजन सब जगह नहीं होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और अर्जेंटीना, ये दो एरियाज अगर आपको बहुत ज्यादा याद ना करने हो तो ये हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाहर कहां पर आते हैं, एशिया की अगर बात करता है, तो ये जो कंडीशंस जो फेवरेबल हैं, वो कुछ भारत में कमी है, बांग्लादेश की तरफ है, तो बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल, केवल इतना ही हो पाएगा। तो ये आपका पहला ये, तो ये करंट अफेयर्स जब आप पढ़ लें उसी से हो जाएगा। ठीक है, जब आप पढ़ लें उसी से हो जाएगा। अब अगर उसमें प्रश्न आ गया बनता कैसे, तो बनता कैसे है उसका मेट्रोलॉजी जानने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जानने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, पर जो हमने पढ़ा है ये स्थिरता कैसे होती है। तो जब हमारे पास गर्म आर्द्र वायु, whenever there is warm humid air comes in contact with dry cool air, जो हवाओं का जो तापमान का अगर अंतर हो, वो जब एक दूसरे में संपर्क में आते हैं तो स्थिरता बनती है। इसका इजी एग्जांपल देना चाहता हूं, वहां भी दिया मैंने सेमिनार में, कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन आपस में टकराए हैं, तो बॉर्डर अस्थिर हो गया कि नहीं हो गया? क्या आप वहां पे जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां बहुत सी अस्थिरता है। उसी तरह से जब वायुमंडल में ऐसी अस्थिरता होती है, समझिए दो ऑपोजिट फौज लड़ रही है, गर्म और उसके अंदर आर्द्रता वाली हवा, और उसके साथ ठंडी और सूखी हवा, जब ये लड़ेंगे तो आपस में एक हवा ऊपर जाएगी। और हमेशा याद रखो कि इस लड़ाई का अर्जुन कौन है, जो विनर होगा वो है जलवाष्प। व्हेनेवर वाटर वेपर इज देयर, वाटर वेपर विल क्रिएट ऑल द ड्रामा। तो बहुत ही ज्यादा आपका प्रेशर बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, तो टोर्नेडो का मतलब एक्सट्रीम प्रेशर फॉल हो जाएगा, वेरी नैरो फनल लाइक क्लाउड्स बनेंगे, बहुत तीव्र गति से आएगा, 90-100 किलोमीटर पर घंटा से तेजी से आते हुए नुकसान करेगा, बट सीमित जगह पर करता है, ये आपका टोर्नेडो होता है। अब ये न्यूज में आपने पढ़ा, तो वहां पर कहां होता है, कहां मैंने आपको बता दिया कि जनरली अमेरिका में हो रहा है, भारत की तरफ कम होता है। अगर कुछ बन रहा है तो कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है बांग्लादेश की तरफ। तो ये करंट पे इतना पढ़ना है, कहां वाला प्रश्न बहुत बार आता है। कैसे में अगर आपको ज्यादा नहीं आता तो वो वाला विकल्प ढूंढिए जिसका मतलब होगा अस्थिरता का, whenever the option is talking about instability, तो वो वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन चीजों को कह सकते हैं। सर क्या इसे चक्रवात कह सकते हैं? तो एक बात बताइए, तब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या तलवार को सुई कह सकते हैं? मैंने कहा सुई अगर चुभ जाए तो उससे खून निकल आता है, तो अचानक क्या आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि सर सुई को तलवार कह सकते हैं? तो ये गलत निष्कर्ष पे पहुंचने वाले बच्चों का क्या हाल होगा एग्जाम में, आप समझ सकते हैं। तो सोचिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज बता रहे हैं तो उसने क्या सोचा चक्रवात, मैंने कहा चक्रवात, अभी जब एक्सप्लेन करना शुरू किया क्या बोला, चक्रवात बड़े क्षेत्रफल में आते हैं, 600 से 900 किलोमीटर का डाया होता है, और ये कितने में होता है, ये कुछ 100 मीटर का डाया होता है। अब बताओ ये कैसे चक्रवात हो सकता है? तो कई बार क्या होता है, जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है हम उसको सुनते नहीं है, जो हमारे दिमाग में होता है उसी में अटके रहते हैं, तो क्या हो गया, अच्छा सर आपने समझा दिया, बहुत अच्छा, तो क्या हम इसे चक्रवात कहें? नहीं भाई, हमको चक्रवात आता है, समाचार में कोई नई चीज आई तो उसको इस तरह पकड़े, ये आपके लिए एग्जाम्पल था। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, ये मैंने सेमिनार
सेमिनार में बहुत से लोग नहीं भी आए होंगे तो वहां भी शेयर किया कि जो आपने किया होता है वहां पर बहुत सारा आपको अवसर मिलता है कि आप उसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करके सही उत्तर तक आ सके। ठीक है, तो ये तो हुआ सेमिनार से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए था। फिर आपसे चाहूंगा समाचार पत्र में अगर उसमें एक पैराग्राफ दिया बस उतना काफी है, बाकी जो आपके कॉन्सेप्ट है उससे काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कुछ लोग, अब इसमें फिर से एक और छात्र हैं जो अपनी सोचने लगा रहे हैं, सर मेरा एक डाउट है, कनाडा में तो बहुत सर्दी होती है सर विंटर में, लेकिन फिर भी सर उसके ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सर समर में 49 हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो भाई सीधी सी बात है कि अभी आपने कहा, प्रश्न सोचिए, आप प्रश्न सोचिए कि सर राजस्थान में सर सर्दी में बहुत कम तापमान होता है, गर्मी में वो इतना गर्म कैसे हो जाता है? भाई ये तो प्रश्न में उत्तर है। अब बार बार इस प्रश्न को मत लिखिएगा, बार-बार इस प्रश्न को मत लिखिएगा। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है कि वहां पर फ्रंटल मूवमेंट्स होती है, गर्म वायु राशि वहां पहुंच जाती है। और जब आपने ये पढ़ाई, जब रमाकांत ने ये पढ़ा तो रमाकांत के आगे बढ़ लेते, इन्हें हीट वेव कहा जाता है। आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से हीट वेव होती है, तो ये आधा अधूरा क्यों पढ़ते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। प्रश्न भी वैसे बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, सर सर्दी में वहां ठंडा होता है, गर्मी में गर्म क्यों होता है? क्योंकि गर्मी है इसलिए गर्म होता है भाई, गर्मी है इसलिए गर्म होता है। ठीक है, पर सर उस अक्षांश तक उतनी गर्मी जाना कैसे संभव है? हाँ, ये प्रश्न होना चाहिए कि सर वो जो टेम्परेट लैटिट्यूड है, वो जो कोल्ड लैटिट्यूड है, वहां इतना गर्म कैसे हो गया? तो यही विश्व को समझने की जरूरत है, यही ग्लोबल क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। हमें जानना होगा कि अगर हम इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग करते रहे तो ठंडे क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा हीटिंग हो सकती है, जो कि वहां के फ्रंटल एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई। ठीक है, क्लियर हो गया? सभी लोग क्लियर है? तो जब आप ये पढ़ रहे होते हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जहां आपने पढ़ा होता है वहीं पर एक लाइन आगे लिखा होता है कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरह से ये हुआ, जैसे भारत में लू चल जाती है और नहीं भी चलती। अभी हम एल नीनो की बात कर रहे थे, अभी हमने हाल ही में बात की ना, एल नीनो की वजह से, ला नीना की वजह से इस तरह की चीजें हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भारत के परिवहन क्षेत्र में हमने रोडवेज की बात कर ली है, आपका डाउट भी मैंने ले लिया है, जो आपने डाउट पूछा था। अब मुझे जो मैं करना चाहता हूँ उस पर आने दीजिए। ठीक है, तो कह रहे थे सीरीज के आंसर कैसे मिलेंगे, अगर नहीं बताऊंगा अभी तो मैं दुनिया का सबसे बुरा टीचर हो जाऊंगा। भैया मुझे नहीं पता है, टेक्निकल टीम से पूछ लो जहां आप टेस्ट दे दो, ये क्या गलत बात करते हो? ठीक है, तो इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवेज की हम बात कर रहे हैं। और भारतीय रेलवे की हमने आपसे पहले बात की कि ये ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश टाइम्स में शुरू हुआ था। और जो हमने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, सबसे पहली जो हमारी रेलवे चली वो कहाँ पे चली? ये मुंबई में चली थी, मुंबई टू हाँ। ये हमने लास्ट में लिखवा भी दिया था आपको, वहीं पर उसी पेज पर लेकर जा रहा हूँ। 1853 में ये चली है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने ये भी देखा कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क भी है। इंपॉर्टेंट है, रेलवे का बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमने कहा इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो आज हम रेलवे के बारे में कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देखें, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीज देखें। ठीक है, तो एग्जाम की ओरिएंटेशन में हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि कुछ बातें जो हमारी जानकारी में होनी चाहिए। ये तो कुछ डेटा हो गया, डेटा की हमने बात कर ली थी। ये पहली बात हमारे पास ये होनी चाहिए, पहली फर्स्ट 3 लाइन्स ये थी। और ये पहली लाइन क्या थी? ये ब्रॉड गेज थी, ब्रॉड गेज लाइन। ठीक है, जो बोलता जा रहा हूँ उसे लिखते भी रहेंगे और उसको समझते भी रहेंगे। ब्रॉड गेज कहा जाता है, हिंदी वाले को ब्रॉड गेज लिखेंगे, ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज लाइन। तो ये ब्रॉड गेज लाइन की हम इस पर बात करेंगे। तो पहली बात तो ये बच्चों, लॉर्ड डलहौजी ने अपने टाइम में ये कुछ इनिशियल मोमेंटम दिया। उसके बाद प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजा होते थे वो और प्राइवेट कंपनी, इन सब ने रेल की पटरियां लेकर शुरू की। इन सब ने क्या किया? रेल की पटरियां इन लोगों ने ली। अब आप जानते हैं कि रेल की पटरियां 2 रेल होती है और वो पटरी, वो अक्सर आपने देखा होगा लकड़ी के प्लैंक के ऊपर इस तरह से लकड़ी के पट्टे होते हैं, लकड़ी के पट्टों पर उनको रखा जाए। इसी तरह से पटरी बिछाई जाती है कि नहीं बिछाई जाती? ठीक है, तो इसका एक पर्यावरणीय पहलू है, इसका एक पर्यावरणीय पहलू है। ये लकड़ी कहां से आई? जो लकड़ी रखी जाती है, ताकि पहले तो जब आपको ट्रैक बनाना, रेलवे का ट्रैक इस तरह तो हो नहीं सकता, ट्रेन को सीधा चलना है तो लैंड की लेवलिंग होगी, लेवलिंग के बाद ये लकड़ी के प्लैंक रखे जाएंगे। तो आपको पर्यावरण में आपने सुना होगा कि बहुत सारा निर्वनीकरण हुआ आजादी के बाद। ब्रिटिशर्स, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिशर्स ने भारत के वनों को काटा, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया वाज मच हायर देन द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जब हमारे पेड़ काटे तो उन्होंने देखा भाई अच्छे पेड़ कहां पे, अच्छे वन कहां से, वहां से खूब काट के लकड़ी ले जाया करते थे। लेकिन आजादी के बाद तो आप कहेंगे विश्वास नहीं होगा इंडियंस ने किस बेदर्दी से हमारे वनों को काटा। तो हमने बहुत सारे वनों की कटाई की और हमसे पहले ब्रिटिशर्स और कई राजा महाराजा, प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने भी बहुत सारी कटाई की। और ये जो पेड़ थे, पेड़ के लॉग्स अक्सर पटरियों के नीचे चले जाते थे। तो ये जंगल कट के ये रेलवे बनी है भाई, आसान किए भी नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए अब बनाने थे ये 2 ट्रैक क्या निर्धारित करेंगे बच्चों? इसी पर रेल चलेगी कि नहीं? ये रेल के पहिए मैंने बना दिए, ये बोगी मैं बना दूंगा, तो रेल इसी पे चलेगी। और एक बार रेल गाड़ी उसका इंजन बन गया तो बार बार बदलते तो है नहीं। तो ये जो पटरी के बीच की दूरी है ना, पटरी के बीच की जो दूरी है, इसे गेज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गेज कहा जाता है। जो 2 पटरियों के बीच की दूरी है बच्चों, उसे गेज कहा जाता है। तो पटरियां बना दी, वनों को जो काटना था वो काट दिया, लकड़ी चली गई भाई नीचे, पटरी बन गई। अब ब्रिटिशर्स ने एक गेज रखा, भाई हमारी पटरियों के बीच में इतनी दूरी, मान लीजिए 1.6 मीटर की दूरी। ठीक है, तो ब्रिटिश ट्रेन किस पे चलेंगी? वो पटरी पर जिसमें 1.6 मीटर की दूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस ट्रेन के हिसाब से इंजन और बोगी बनी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? प्रिंसली स्टेट वालों ने इन्होंने कहा ब्रिटिश वाली की ट्रेन हमारे पास नहीं आनी चाहिए, हम अपने गेज की बनाएंगे, हम अपनी पटरी 1.4 मीटर बनाएंगे। हम क्या करेंगे? हम अपनी पटरी 1.4 मीटर। तो इन्होंने अपना गेज रखा, ब्रिटिशर्स ने अपना गेज रखा, कोई प्राइवेट कंपनी थी उसने अपना गेज रखा। तो भारत जब आजाद होगा, जो रेल पटरियों का सिस्टम होगा वो अलग अलग होंगी या नहीं होंगी? बताइए। Yogi Singh, please someone tell me to access pure English batch. Unfortunately, we take bilingual batch. It's hard to understand. So I want to tell you, Mr. Yogi, we already have pure English batch. Why did you not take admission into that? You can place your request for your transfer in that. So please do not show me your English. If that English was there, you should have gone for that English batch. Now the sad part is you don't understand Hindi, you don't understand English, and you want to clear this exam also. So Yogi, all my sympathies are with you. But since you're writing in English and you want to convey the fact that this is very, very unfortunate that you opted for an English medium batch, and you're not getting pure English, I can totally understand with you, Mr. Yogi. I'm very, very sorry for that. And I'm surprised that a person with your abilities did not have the courage to opt an English batch also. Yes, and I can understand you facing so many problems because somebody is speaking in your mother tongue, because of which you actually went for English. I guess you get the message clearly. So Yogi, I have a request. Kindly place your request. When you're buying something, when you're buying a product, and if you can't handle Hindi, your mother tongue, then please do not claim to be a Hindi person. No. जब हिंदी आती है भैया तो काहे इंग्लिश की बात कर लेते हो?
अब हमने सभी बच्चों को लगा सभी देश अंग्रेजी बोल रहे हैं, सर हमें कब बताएंगे, तो हमें कहना चाहते हैं नामिन का योगी जी है, अगर हिंदी नहीं आती तो काहे इंग्लिश की पूंछ पकड़े हो, इतना हमने कहा, बाकी लोग चिंता ना करें। सो सभी लोग राइट इन दिस, लेट अस नॉट गेट दिस। हाँ जी विच मोबाइल यार, ये सब छोड़ो, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों, ये सब छोड़ो प्लीज, अपने मुकदमे लाने छोड़ो, और खासकर जो इंग्लिश वाले बढ़िया भर के अंग्रेजी देंगे, भैया हम सिर्फ अंग्रेजी में पढ़े, सारा का सारा शिक्षण हमारा अंग्रेजी, हम फिर भी हिंदी में, हिंदी का वैकल्पिक तक हिंदी में लिया यार, इतना हमको टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख रहा है, बड़ा अन्याय है हमारे पास, हम तो इंग्लिश ले, हमको बताइए प्योर इंग्लिश कौन बोलता है, प्योर इंग्लिश इतना बोलेंगे कि भाई ऊपर नीचे से इंग्लिश बह के जाएगा, तो हम सिर्फ उसका हिंदी बताए, भाई जब हिंदी नहीं आती काहे बेइज्जती करवाते हो हिंदी की यार, मत करो, चलो जल्दी से ब्रॉडगेज, ये सब क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा हम अपनी पटरी खुद बनाएंगे, ब्रिटिशर्स के बाद प्रिंसली स्टेट्स ने कहा हम अपनी खुद बनाएंगे, सभी लोगों ने अपनी अपनी पटरी खुद बनाई, और भारत आजाद हो गया, तो भारत को अलग अलग पटरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, भारत को जल्दी से बताइए, भारत जब आजाद हुआ तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या होगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या होगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बटा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अच्छी बात है बुरी बात, ये अच्छी बात है या बुरी बात, इंडिया के डेवलपमेंट में देखिए उससे पहले कौन था, उससे पहले ब्रिटिशर्स की प्रिंसली स्टेट की प्राइवेट कंपनी, ये सब अपनी अपनी रेल की पटरियां बना के बैठे हों, जब इंडिया को मिलेंगी तो इंडिया को एक ना अखंड भारत, हमारी रेल का जो हमें पटरियां मिलेंगी वो हमारे काम की होंगी, मुश्किल हो जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगी, क्यों, हमारी एक ट्रेन आ रही है, सोचिए भारत की ट्रेन आती है, सडनली एक राज्य में घुसती है, वहां का गेज बदल जाता है, अब ट्रेन कैसे बदलो, ट्रेन कैसे बदलो, समस्या है कि नहीं है, समस्या है, तो सब लोगों को गेज शब्द का मतलब समझ में आया कि पटरी के बीच की दूरी कितनी, पटरी के बीच की दूरी कितनी, व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ लिखवाना चाहता हूं, देखिए दुनिया में इंडिया हैज 4 गेजेस, इंडिया हैज 4 गेजेस, देखिए भैया GUAGES, इंडिया में 4 गेजेस होते हैं रेलवे गेजेस, इट इज अ वेरी बच्चों, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज टू स्पीक इन हिंदी, राइट इन इंग्लिश एंड प्ले विद दिस, एंड देयर आर पीपल हु कैन प्ले, अब तो सोचिए बैच खत्म होने वाला है, लोग अभी भी ये खेल रहे हैं और एग्जाम क्या लगाते हैं, अरे हमें कोई प्योर इंग्लिश का कोई बैच बता दे, अरे भैया कोर्स में जाओ, पूछो आपको क्या कोर्स लेना है, जो आपके पास हो, अब आप गए, अब आप सोचिए आपको कमीज लेनी, आप कमीज लेने गए बाजार में गए, अब एक बड़ा शोरूम है जिसमें सारे कपड़े मिलते हैं, पुरुषों के मिलते हैं, महिलाओं के भी मिलते हैं, यस मेल के मिलते हैं, फीमेल के मिलते हैं, आप जाकर एक महिलाओं के काउंटर से कमीज ले आए, और अब कोई कह रहा है कि भाई ये वाली कमीज तो महिलाओं वाली आ गई, और आप लड़ रहे हो कि भाई ये दुकान बहुत गलत है, मुझे गलत कमीज बेच दी, अरे भाई आप इस काउंटर पे गए, या फिर कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं यूनिसेक्स होते हैं, ठीक है, वो टी-शर्ट पुरुष भी पहन सकता है, स्त्री भी पहन सकती है, आप ले आए, अरे हमें कोई प्योर मेल बता दो, अरे भाई दुकान है भाई, जब आप ही ने पहले इंग्लिश पूछा तो अब कैसे शिकायत कर सकते हो हिंदी के लिए, ये नहीं समझ में आता, और बैच खत्म होने वाला है, हैरानी की बात ये है बैच खत्म होने वाला है, तो भाई जिस कपड़े की दुकान पे गए, जिस सेक्शन में गए, फीमेल सेक्शन में गए, तो पूछना चाहता हूं गए क्यों थे, पुरुष हो कपड़े लेने फीमेल सेक्शन में गए क्यों थे, अब लेकर आ गए, समझ नहीं आ रहा इसको पहने कैसे, और आईने में कुछ अलग ही दिख रहा है, उसके बाद अंग्रेजी में छाप रहा है, टेल मी वन प्योर बैच व्हिच इज दैट, अरे प्योर बेटा मेल सेक्शन में मिलेगा, फीमेल में मिलेगा, अब लिख रहा हूं अंग्रेजी में लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश बैच है, मजबूरी मतलब शिक्षक की मजबूरी समझिए आप, बेचारा इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी में बोलेगा, उसके बाद उल्टा सीधा यहां पे अभद्र भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, करते रहो यार, अपनी गलती आई अपने ऊपर, हमसे ना हो पा रहा है, सारी दुनिया पे हमको मल देंगे, क्यों कर रहे हैं, दुनिया पे दोष मलने से कुछ नहीं होगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, इंडिया के पास 4 पटरियां हैं, दुनिया की बताना चाहता हूं, पहला कहलाती है स्टैंडर्ड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज, उसके बाद मीटर गेज के बाद नैरो गेज, अब इसमें क्या है कि ट्रैक्स की दूरी डिस्टेंस लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स, तो स्टैंडर्ड गेज है बच्चों 1.45 या 435 मीटर, दो पटरियों के बीच का 435 मीटर, ठीक है, दुनिया में वर्ल्ड 60% रेलवेज इसी पर चलती है, दुनिया का 60% इसी पर चलते हैं, ठीक है, 1.435 मीटर्स इन वर्ल्ड, 60% इसी पर चलते हैं, इंडिया में क्या जाता है बच्चों, इंडिया ने क्या लिया, इंडिया ने 1.676 मीटर लिया, ब्रेक ब्रॉड गेज है, इंडिया का लगभग 87% इसी पर है, इंडिया ब्रॉड गेज चल रहा है, सर इंडिया ब्रॉड गेज क्यों चल रहा है, इंडिया ब्रॉड गेज क्यों चल रहा है सर, इंडिया ब्रॉड गेज क्यों, सर ये वर्ल्ड के ऊपर क्यों नहीं जा, तो मैंने आपको बताया कि एक इतिहास है, हमने ले लिया, अच्छा एक बात बताइए, पटरी जितनी ज्यादा चौड़ी होती है ना बच्चों, पटरी जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतना ज्यादा आपका इंजन स्टेबल होगा और रेल स्टेबल, तो इंडिया के पास मेजॉरिटी ब्रॉड गेज है, दुनिया के पास 1.4 वाला है, इंडिया के पास 1.6 वाला है, वी आर इनटू मेजॉरिटी ब्रॉड गेज, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि सारे इंडिया में एक ही गेज हो जाए, समझ में आता है, तो जहां पर ट्रेन है ज्यादा रूट पे चलती है, ज्यादा स्टेबल चलानी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ब्रॉड गेज, तो इंडिया में क्या है बच्चों, इंडिया में लगभग ब्रॉड गेज है, याद रहेगा, बहुत ज्यादा वैल्यू याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, किसके सापेक्ष में चौड़ा, किसके सापेक्ष, तो स्टैंडर्ड के सापेक्ष में, नहीं तो एक जो बहुत ही आसान है उसे कहते हैं मीटर गेज, ये लगभग 10% के करीब है भारत में, मीटर गेज सबसे आसान है याद करना, लगभग 10% हमारे पास कितना है बच्चों, ये तो भारत कहीं पे स्टैंडर्ड गेज यूज करता है कि नहीं, कोई बच्चा बताएगा, भारत कहीं पे स्टैंडर्ड गेज यूज करता है या नहीं करता है, तो भारत में बच्चों जितनी भी मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैम है, मेट्रो, ट्रेन, मोनोरेल, सिंगल रेल वाला जो होता है कलकत्ता में जो ट्रैम होता है, इन इंडिया मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेन किस पे चलती है, स्टैंडर्ड गेज पे चलती है, समझ में आया, मेजॉरिटी कौन से गेज पे चलती है, मेजॉरिटी चलती है ब्रॉड गेज पे, तो क्या एक नॉर्मल ट्रेन मेट्रो की पटरी पे चल सकती है, नहीं चल सकती, मेट्रो की पटरी क्या होती है, स्टैंडर्ड 1.4 होती है, बाकी ट्रेन की, समझ में आ गया, ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं आप पटरी कम क्यों करोगे, वहां पे रूट कम है और इसी में डब्बा बनाना पड़ेगा, इंजन बनाना पड़ेगा, रेल की बोगी बनानी पड़ेगी, कम लोहा लगेगा, तो जहां पे रूट कम थे वहां पर 1 मीटर लगा, और भी जहां पर और भी कम हो गए उन पर क्या लगा, नैरो 0.762 मीटर, ये लगभग 3%, ठीक है, तो जब हम इंडिया की बात करें, इंडिया में 4 गेज होते हैं, बिल्कुल अंकुश अभी हमें बता रहे हैं, हिमाचल में कालका शिमला, मैं आपको बताना चाहता हूं ये मोस्टली अब भारत में ये कहां चले गए, बहुत लिमिटेड ये हटाने वाले हैं, लिमिटेड या फिर हेरिटेज ट्रेन्स में चले गए हैं, हेरिटेज को क्या बोलते हैं, धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, आपने यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सुना है कि नहीं सुना, सर 87 या 89 जो मर्जी ले लीजिए, सरकार के आंकड़े अभी आ रहे हैं, बदल रहे हैं, जो मर्जी ले लीजिए, कोशिश ये है कि हम इसको मैक्सिमम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि डेटा एकदम से चला जाएगा, पुनीता कुमारी जी ये आपके लिए
87 अगर कहीं पे कह रहा है 89, हमारी कोशिश क्या है, हम उस तरफ जा रहे हैं और इनको हटाते जा रहे हैं, इनको हटाएंगे, ये अब बहुत काम की नहीं है। लेकिन कहां पर है नैरो वाली? नैरो वाली अभी हमने हेरिटेज के लिए, आपने बच्चों ने टॉय ट्रेन सुनी होगी, मैं 3 आपको हेरिटेज बता देता हूं, एग्जाम में भी आपकी मदद होगी। तो लेट मी टेल यू 4 ऑफ इंडियन नैरो गेज। तो इंडिया में जो नैरो गेज है, 4 जगह पर ये नैरो गेज को यूनेस्को ने हेरिटेज रेलवे की मान्यता दी है, हेरिटेज रेलवे की मान्यता दी गई। ठीक है, आपको भी मौका मिले, पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर छोटी छोटी ट्रेन होती हैं, बहुत तेज भी नहीं चलती, इनकी गति भी नहीं होती, जैसा मैंने आपको कहा, और किसी ने कहा सर मूवीज में दिखाया, बिल्कुल सत्य, तो मैं आपको पहले मूवी से उदाहरण देना चाहता हूँ। पहली वाली का नाम है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी को आप जानते हैं दक्षिण भारत में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये बच्चों 46 किलोमीटर की लंबी लाइन है, बहुत लंबी नहीं, 40 किलोमीटर है ये। अगर आप ऊटी जाते हैं दक्षिण भारत में, ऊटी से मेट्टुपलायम, तो ऊटी क्या है? हिल स्टेशन है, बल्कि इसको ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस की रानी। इतना सुंदर दक्षिण भारत में जो भी पर्यटन के लिए जाता है वो एक बार ऊटी जरूर जाता है, और ये जो है ये उसके फुट हिल्स ऑफ नीलगिरी। तो नीलगिरी के जो फुट हिल्स हैं वहां पर ये है, इसको कहा जाता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कभी आपको अवसर मिले ऊटी पे जरूर जाइएगा। मशहूर कहां पर हुआ ये? तो एक गाना था शाहरुख खान का, क्या था, छैया छैया, मेरे ख्याल से कौन सी फिल्म थी वो, दिल से में था, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। आपने देखा होगा ट्रेन की छत पर हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, तो वो गाना यहाँ पर। ठीक है, तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे 46 किलोमीटर वो है। ठीक है, तो इंग्लिश में समझाते हैं, लेकिन हिंदी में भी लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। देखिए यार, आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बुरा भला बोलेंगे मुझे। अब मैं आदी हो चुका हूँ, जिन्हें परीक्षा पास नहीं करनी है उन्हें टीम बता देती है यार, सीरियस नॉन सीरियस में सब पता चल जाता। अब इसको अगर मैं देवनागरी में लिखूं तो नीलगिरी माउंटेन रेल आएगा। लौपथगामिनी तो नहीं लिखवाना है ना मुझसे, लौपथगामिनी तो नहीं लिखवाना है मुझसे। अगर लिख देंगे तो ये, नहीं लिखेंगे तो बुरा मानेगा। वैसे ऐसी चीजें लिख रहा है कि भैया वो आपके भी सारी चीजें दिखा देता है। लेकिन आपको ये भी बोल सकता है भाई ये समझ नहीं आया, ये ऊटी और मेट्टुपलायम समझ नहीं आया। मेट्टुपलायम बोल भी रहा हूँ, मेट्टुपलायम, इसी में क्लास निकल जाएगी। ना करो तो एक अंग्रेजी में डांटेगा, एक हिंदी में डांटेगा, एक अंग्रेजी में डांटेगा, एक हिंदी में डांटेगा, क्योंकि इन्हें समझ में आया कि शिक्षा का मतलब गुलामी है। भाई हमने तो प्रोडक्ट खरीदा है कि नहीं? तुम निकलो, कोई टेंशन नहीं, तुम निकलो अपनी मर्यादा से। हम यहाँ पर कोई लोड ले ही नहीं रहे, हम कोई लोड ले ही नहीं रहे, वैसे भी बोलना है इसमें। और जो बच्चा पास होता है वो भी वैसे ही बोलेगा कि हाँ भैया हमको दिखा था, हमको एकदम भूगोल समझ गया था, भूगोल ही नहीं बाकी चीजों में भी हमने बहुत ज्यादा यूज किया। ठीक है, तो आप सभी से ये अनुरोध है, इसको इतना बड़ा बनाना है, ऊटी को ऐसे लिखेंगे ऊटी। और परेशान करना हो तो मैं उदगमंडलम भी लिख सकता था, जो इसका असली नाम। नीलगिरी हो गया, दूसरे पर आते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन, जल्दी से बता दीजिए कौन सा मशहूर गाना है। गाना मैं हीरो हीरोइन में बता देता हूँ, राजेश खन्ना और मेरे ख्याल से शर्मिला टेगोर। ट्रेन पर है, वो जीप में है, जीप में चला जा रहा है हीरो का दोस्त, और हीरोइन अपनी ट्रेन में। जल्दी गाना तुम बता दो, हिंदी इंग्लिश जो जानते हो उसमें बता देना भाई। इसी दार्जिलिंग वाली ट्रेन को टॉय ट्रेन कहा जाता है। सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, अपने परिवार में छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को एक बार घुमा के लाइए, एक बार जरूर घुमा के लाइए। हाँ जी सर, मेरे सपनों की रानी कब आएगी? तो बिल्कुल बिल्कुल वही गाना, मशहूर गाना। अगर नहीं देखा और ये ट्रेन नहीं देखी है तो क्लास के बाद देख लेना, उसी गाने को चला देना। तो एक ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी कौन सी? टॉय ट्रेन, वो पतली है, उसी के साथ में एक सड़क है, उसको कहते हैं हिल कार्ट रोड। तो टॉय ट्रेन के साथ में हिल कार्ट रोड पे अपनी जीप पर है और हीरोइन हमारी ट्रेन पर है। ठीक है, सतीश कुमार गाने, बहुत बढ़िया बात है। तो ये कहाँ से जाती है बच्चों? ये जाती है, अब जो स्टेशन का नाम है सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी, नया जलपाईगुड़ी, ये यहाँ पर जाती है। ठीक है, 88 किलोमीटर है, और इसी के साथ में हिल कार्ट रोड, उस सड़क का नाम है हिल कार्ट रोड। अब नाम वही, अब इसका हिंदी अनुवाद थोड़ी होता है कि मैं रेलवे का लौपथगामी नहीं करना शुरू में करूँ। ठीक है, वो नहीं करता। हिल कार्ट रोड इसके समानांतर चलती है, इसके समानांतर चलती है। लेकिन सर मेरा दक्षिण में कभी जाना नहीं हुआ, और दार्जिलिंग है तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल तक पूर्वोत्तर की तरफ भी जाना नहीं हुआ, तो उत्तर में आ जाइए। ये वाली तो बहुत से लोगों ने देखी होगी, जो भी शिमला की तरफ आते हैं, इसको बोलते हैं कालका शिमला रेलवे। कालका, चंडीगढ़ के उत्तर में कालका शिमला रेलवे। ये सब धरोहर में जा चुकी है बच्चों। ये नैरो गेज है और इसको हमने कहा ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इनमें आप देखेंगे एक ही पटरी होती है, ऐसा नहीं कि दो ट्रैक है, बट पटरी एक ही तरफ की, यानी एक ही तरफ का ट्रैफिक जा सकता है, दूसरे के लिए पटरी खाली होनी चाहिए, उस तरह की ये है। ठीक है, तो कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे। ठीक है, इसी को हिमालयन क्वीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? हिमालयन क्वीन। और ऐसा है कि जैसे ट्राम से उतर के आप चल लिए तो इसके साथ दौड़ के कभी भी पकड़ लो, चलती जा रही है, बहुत धीरे धीरे चलती है। हाँ, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही मनोरम क्षेत्रों से जाती है, दे पास थ्रू वेरी ब्यूटीफुल पिक्चरस लोकेशन। तो जो पर्यटन का भी आनंद लेना चाहते हैं तो भारत सरकार ने कहा है इनको जारी रखना चाहिए, हेरिटेज भी है, पर्यटन भी। ठीक है, अरे भाई कोई कह रहा था टेक्निकल वर्ड, जी टेक्निकल वर्ड आएंगे तो बता देंगे, दया करिए प्लीज, क्लास पे फोकस करिए, नहीं तो फिर आप बुरा भला लिखने लगते हैं। ये रुकते नहीं है भैया, ये चैट में फिर बुरा भला लिखना शुरू कर देंगे कि सर मैंने इसलिए पूछा कोई टेक्निकल वर्ड हो गया तो। भैया इंग्लिश पूछा, हिंदी पूछा, आप प्लीज क्लास पे फोकस करिए ना। आपको पूरी क्लास देख रही होती है, पूरी क्लास को पता होता है कि आप सिर्फ चैट में समय लगा रहे हैं, और उसके बाद भी चैट के बाद भी करेंगे। भाई बुरा भला बोलना बंद करो, ये सब चीज देख लो, करना शुरू करो। ना तो उतनी सोच विकसित है, ना उतनी तैयारी है, बस यहाँ बैठे हैं उसी पे चल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है, इसको ये ना बताएं कि क्यों आपने प्रश्न पूछा। हाँ मुझे पता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये मैं आपको पीएसटी कहते हैं, पीएसटी कहा जाता है। मैं जितनी बार भी मुंबई गया तो इसका नाम मेरे जाने में विक्टोरिया टर्मिनस कहलाया जाता था, इसका नाम बदला गया। ये क्या टर्मिनस क्या है बच्चों? एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ब्रिटिशर्स ने बनाया, इसका नाम था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था बच्चों विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस था, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, उसकी वजह से इसको धरोहर में रखा गया। ठीक है,
यार दूरी लिखने का तो मन ही खत्म हो गया कि क्या ही बताओ भैया, कोई इसी में लगा इंग्लिश में बताओ, हिंदी में लगाओ, इसलिए बोले टेक्निकल ना हो जाए। इतना तो क्लास लेने के लिए भैया इस तरह से आते हैं। सर कल का शिमला पूरा करवा दो। क्या पूरा करवाऊँ उसमें, क्या पूरा करवाऊँ, क्या चाहते हो इसमें, क्या पूरा करवाना है? ट्रेन का रंग बताऊँ, क्या बताऊँ? तुम पिछला याद है, पिछला तुम याद करोगे। 97 किलोमीटर है, 5 घंटे के करीब लगता है। आप जाओ अपने परिवार को ले जाओ, ये हो जाएगा। नहीं बताएंगे फिर कुछ लिखेगा भाई, शिक्षक ना हो गया यार, गुलामी होगी। तो कालका को भी टॉय ट्रेन कहते हैं। अब इसका नाम लिख दिया हिमालयन क्वीन, इसका नाम लिख दिया हिमालयन क्वीन, तो इसको भी टॉय ट्रेन कहते हैं। कुछ भी इतने बड़े, जिसे कहते हैं ना, इतने बड़े वर्ग को पढ़ाना जिसमें लोग अपने ज्ञान को छुपाने के लिए सब कुछ गलत करने वाले हों, बड़ा चुनौती हो जाता है भाई। कुछ नहीं बोल नहीं सकते, कुछ रोक नहीं सकते, कुछ का सिर्फ उसी पर चलेगा। कांगड़ा घाटी 1929 उतना ही चल रहा है। गलती हुई भाई, गलती हो गई थी, इतना बता दिया, ऐसे रखते ठीक है। हाँ, एक रेलवे के जोन भी बनाने पड़ेंगे। तो ये रेलवे जोन थे तो पहले ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स जो है छोड़कर चले गए। ब्रिटिशर्स तो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत जो हेरिटेज वाला है वो काम करके छोड़ गए। फिर भारत में प्रशासन शुरू हुआ, तो हमने क्या किया अपने प्रशासन के लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इफेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, और इफेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अरे क्या लिखे, प्रभावी प्रबंधन एवं संचालन हेतु आजादी के बाद भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने कहा सारे गेज एक जैसे करो, ठीक है। रेलवे को क्या करो, रेलवे में जहां पर भी है 2 पटरियां भी होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा ना हो एक ही पटरी है, एक ही ट्रैक है तो एक ही तरफ जा रहा है, दोनों तरफ होना चाहिए। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया भारत में, रेलवे का टाइम टेबल बेहतर किया ताकि ट्रेन आपस में वो ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने रेलवे को जोन्स में बांटा, इसमें बांटा, रेलवे को जोन्स में बांटा, ठीक है। 2002 तक भारत के पास 9 जोन। तो इसलिए अगर आपको पूरे भारत का प्रबंधन करना है तो भारत में हमने कहा कि रेल को जोन्स में बांट लेते हैं, रेल को जोन्स में बांटा। 2002 तक 9 जोन थे, फिर 2002-3 में हमने 7 मोर एडेड, 7 जोन और डाल दिए। तो कितने हो गए बच्चों, 9 और 7 16 जोन, 9 और 7 कितने हो गए 16 जोन। तो हमें रेलवेज अलग अलग क्षेत्रों में है, अलग अलग ट्रैक की है, तो हमने क्या किया, हमने उसको लिया और हमने उसे अपने अपने जोन्स में डाल लिया, और टोटल कितने हो गए, 9 जोन्स पहले हुआ करते थे, 9 जोन्स के बाद 7 और करते थे 16 के बाद 17वां जोन, 17th जोन। 17th जोन हमने रखा, ये है कलकत्ता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, ये 17th जोन है। 9 + 7 16, 16 के बाद 17 हो गए, 17 ये कलकत्ता मेट्रो हमारा क्या बना, ये बन गया हमारा 17th जोन। 17th जोन कब बना, 2010 में। उसके बाद 18वां जोन आ गया, 18th जोन आ गया। 18th जोन जो हमने बनाया, इस जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। ये हमने 2019 में एक नया जोन बना दिया। तो पूरे भारत में जितने भी हैं, पूरे भारत में जितने भी रेलवेज हैं, उसको हमने कितने जोन्स में बांट दिया, 18 जोन्स में बांट दिया, 18 जोन्स में बांट दिया। और हर जोन का एक हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर होता है, एक मुख्यालय होता है। हर जोन का क्या होता है, एक मुख्यालय होता है। तो हमारे पास 18 जोन है प्लस मुख्यालय। अब कुछ लोग इसको बार-बार 19 कहते रहते हैं, 19 और ये चलता रहेगा बच्चों। 18 जोन है, लास्ट क्या था, साउथ कोस्ट रेलवे था, और एक और जो हमारे पास है कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे रेल थे, रेल जोन सब कुछ थे, ये जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, यहाँ पर कोई भी एक ऐसा रेल नहीं था जो घाट के साथ साथ चले। ये एक बड़ा चैलेंज था। आजादी से पहले किसी ने कोशिश नहीं की, आजादी के बाद ये हुआ कि भाई कोंकण रेलवे को भी जो है भारत में वो किया जाए, या कोंकण क्षेत्र में रेल बनाई जाए। तो इसमें आसानी नहीं थी, बहुत सारी इसमें बात चलती रही। और उसके बाद क्या हुआ, तो हमने ये देखते हुए 1990 में एक कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बना दी। क्या बना दी, इंडिपेंडेंट कंपनी बना दी, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंपनी बना दी। तो जितने भी लोग कोंकण रेलवे रटे रहते हैं, बेलापुर, उन सबके लिए बता रहा हूं, वंस एंड फॉर ऑल बता रहा हूं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे के बाहर बनाई, सेपरेट इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। क्या हो गया, ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन होगी। इस राज्य के लिए थी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में एकदम कोंकण तक में चलने वाली रेल। किसी ने कहा अपने टनल के लिए फेमस है, तो भाई हर चीज के लिए फेमस है। इसको बनाना बड़ी मुश्किल थी, बीच में बहुत से जंगल आए, पहाड़ है, और पश्चिमी घाट आप जानते हो कुछ जगह पर कर्नाटक में कैसा है, कर्नाटक में वो क्रिस्टलाइन है, ठोस वोल्केनिक, और महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो बसाल्ट का बना हुआ है, तो उसमें से कई सुरंगें खोदनी पड़ी, कई वनों को काटना पड़ा। उसके बाद जगह पे जलप्रपात आ रहे थे तो आपको ऊपर पुल बनाकर उसमें से करना पड़ेगा। तो अपने बहुत ही सुंदर क्षेत्र के लिए जाना जाता है, इसके लिए जाना जाता है, बहुत ही सुंदर मनोरम क्षेत्र, इंजीनियरिंग का एक खास उदाहरण बना, और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने ये बना डाला। उसके बाद धीरे धीरे इंडियन रेलवे ने इसका अधिग्रहण शुरू किया। अब इंडियन रेलवे के पास भारतीय रेलवे के पास इसका 51% से ज्यादा शेयर भारतीय रेलवे के पास है। तो जब आपके पास 51% से ज्यादा मालिकाना हक आ जाता है, तो क्या आप रेल को कंट्रोल कर सकते हो। तो आइडिया ये था कि इसको भी एक सेपरेट, क्योंकि ये सेपरेट यूनिट था, कभी भारतीय रेल का हिस्सा नहीं था, तो इसको सेपरेट को क्या माना गया कि मान्यता प्राप्त डीम्ड जोन है ये। जैसे आप देखते हैं यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल जाती है, पूर्ण मान्यता, और कुछ क्या होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसलिए आता है। तो जितने भी लोग 19 बताते रहते हैं और मुझे जो है जबरदस्ती सर बेलापुर, मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा क्रम बता दिया कि बहुत लंबे अरसे तक 2002-3 तक हमारे पास 9 जोन हुआ करते थे। 9 जोन को बढ़ा के क्या कर दिया, 7 और डाल दिए, 16 हो गए। सर इतने सारे जोन्स क्यों हैं, तो आप बताइए इतने सारे जोन्स क्यों हैं। भारत में बहुत विविधता है, अलग अलग चुनौती, और रेलवे जो है बहुत सारी भूमिका करता है, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर का भी करता है, फ्रेट का भी करता है, और इसमें बहुत सारी मैनेजमेंट की, बेहतर प्रबंधन की, संचालन की चुनौतियां होती है। इसके लिए जोन बांटेंगे, सभी लोगों को जोन समझ में आ गए, ठीक है।
प्रतिशत चलता है स्टैंडर्ड गेज। भारत में ब्रॉड गेज को प्राथमिकता दी गई। जो मैंने आपसे कहा, जो सबसे पहली रेल भी हमारे यहाँ बनी, जो सबसे पहली रेल भी बनी वो 1.6 वाली, सॉरी हमारी ब्रॉड गेज में बनी 1.6 वाली। तभी से हम लोग ब्रॉड गेज चले जा रहे हैं। ब्रॉड गेज क्या होता है, ट्रेन को बेहतर स्टेबल रखता है और स्पीड भी ज्यादा देता है। तो इस वजह से आपको एक चयन करना होता है, तो हम लोगों ने भारत में ब्रॉड गेज को चयन किया। क्लियर हो गया? आपके प्रश्नों का उत्तर भी कर रहा हूं, बट बेमानी क्वेश्चनों का जिनका कोई खास मायने नहीं होता, उन बेमानी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा नकारना चाहता हूं, उस पर मुझे बुरा ना बोले। तो बोला पूजा शर्मा 19 नंबर कोंकण है। पूजा जी मैंने आपको बता दिया है कि इसको डिंग जोन मान लिया गया है और जो भी है कोंकण रेलवे उसी का हिस्सा आता है। तो अगर हम कलकत्ता मेट्रो को इंक्लूड कर ले तो टोटल 18 आते हैं और एक डिंग आपका 19वां हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत से छात्र पता नहीं क्यों इसी में लगे रहते हैं कि सर इसका मैप करवा दो, इसके जोन के हेडक्वार्टर याद करा दो। तो यूपीएससी में जरा प्रीवियस ईयर देख लीजिए, यूपीएससी में जरा प्रीवियस ईयर देख लीजिए, तो प्रीवियस ईयर में कहां पर ये जोन का क्वेश्चन आ रहा है। जल्दी से बताइए। आया नहीं आया, तो भी हम फंसे रहते हैं, हम फंसे हुए हैं। सर इसको याद करना है, याद करना है, याद करना है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, भारत है, भारत को क्या मान लो, ये मान लो कि भारत मान लिया, अब भारत को जोन में बांटना है। अगर नहीं आएगा, यूपीएससी में नहीं पूछता है, स्टेट पीसीएस में भी कभी पूछा, वाला भी वाले बच्चे हैं जो बार बार इसकी मांग करने लगते हैं। ठीक है, इधर क्या लिखो बच्चों, NSEW, नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। ठीक है रंजित, क्या 2006 में पूछा, 23 आ गया, 15 साल से नहीं पूछा, वो भी चेक करोगे तो पता नहीं है या नहीं, क्या पूछा वो भी देख लेना कि नाम और जोड़ करवाए थे कि नहीं करवाए। ठीक है, 6 में आप सोच सकते हैं कितना साल हो गया, 6 में 15 नहीं ज्यादा हो गया भाई, 20 साल होने को आया, बट फिर भी आपका मन है तो मैं आपके लिए आसान कर सकता हूँ भाई। नॉर्दर्न रेलवे के आपको भारत के बड़े शहर पता है, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, दिल्ली होगा। ईस्टर्न रेलवे बड़ा शहर क्या है, कोलकाता होगा, कोलकाता हो गया। सदर्न रेलवे क्या बड़ा शहर है, चेन्नई होगा, चेन्नई है। वेस्टर्न रेलवे क्या बड़ा शहर होगा, मुंबई होगा, मुंबई। हेडक्वार्टर भी पता चल गए और जोन भी पता चल गया, मुश्किल तो नहीं था बच्चों, मुश्किल तो नहीं था, हेडक्वार्टर भी पता चल गया, जोन भी पता चल गया, कोई मुश्किल तो नहीं है, या है अभी। ठीक है, तो ये आसान। तो सेंट्रल का समझ में, सेंट्रल भी मुंबई को दे दिया, सेंट्रल भी किसके पास है, मुंबई के पास है। सेंट्रल मुंबई में सेंट्रल और वेस्टर्न जोन ये दोनों के दोनों किसको दे दिए, मुंबई को दे दिया। ठीक है, जो लोग गए हैं उन्हें पता है एक चर्च गेट है और एक सीएसटी है, तो मुंबई बड़ा है भाई, उसमें दो हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई था ही नहीं, मतलब जो लोग सोचते हैं कि यार ये जोन जो है बहुत मुश्किल है। अब देखो और आपका आसान करता हूँ, अब इसी को इसमें बांट दो, बताओ कौन से जोन होंगे बच्चे, 4 और बांट लेते हैं। अब तो भूगोल है ना, भूगोल तो बांटना था, ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो आसान था बच्चों, क्या आया, दिल्ली, ये मुंबई, ये कोलकाता और ये चेन्नई। अब नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, अब आपके 4 तो हो गए, नॉर्थ ईस्ट या साउथ, 4 नहीं 5 हो गए ना हमारे पास, 5 हो गए, तो पहले 5 जोन तो क्लियर हो गए सभी लोगों के। अब छठे पे आते हैं, छठा हमारा है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में कहां पर होगा इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर तो पूर्वोत्तर में ना, पूर्वोत्तर के लिए एक स्पेशल रीजन कर दिया, इसका नाम कर दिया NEF, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो भारत के पूर्वोत्तर को एक अलग ही जोन बना दिया। अब केवल मुख्य भारत में देखिए, सभी लोग मुख्य भारत में देखिए और मुझे बताइए जल्दी से कितने जोन आपको बिना याद किए गिनती में बताइए कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, बिना भारत का मानचित्र बनाए हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप बताइए 18 में से 10 तो आपके हो गए, 18 में 10 तो आपके हो चुके कि नहीं हो चुके, सिर्फ हेडक्वार्टर की दिक्कत है। चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट जो है बच्चों, आप समझिए नॉर्थ ईस्ट अगर हम पूर्वोत्तर को भारत से अगर अलग जोन में मान लें तो यूपी के ईस्ट में आना चाहिए। यूपी के ईस्ट में क्या है, गोरखपुर, इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर। अब उसी तरह से अगर उसी तरह से मैं नॉर्थ वेस्ट देखना चाहूँ, नॉर्थ वेस्ट में देखना चाहूँ, तो नॉर्थ वेस्ट में कहाँ होगा, ये कौन सा राज्य होगा, गेस करिए। नॉर्थ वेस्ट क्या होगा सर, ये राजस्थान हो सकता है, राजस्थान का बड़ा शहर सोचिए, जयपुर, जयपुर। अच्छा, अब दक्षिण पूर्व में आ जाते हैं, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अब आप सोचेंगे साउथ ईस्ट, अरे साउथ ईस्ट में हमने इसी को दे दिया, कोलकाता को दे दिया, ज्यादा कुछ था ही नहीं, ये भी हमने कोलकाता को दे दिया। तो कोलकाता के पास भी तो आ गए भाई, कोलकाता के पास क्या क्या आ गया, जैसे वहां पर आया तो ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये दोनों किसके पास आ गए बच्चों, कोलकाता के पास आ गए। आसान। सर एक साउथ वेस्ट और बता देते, साउथ वेस्ट जल्दी से बताइए, साउथ वेस्ट कौन सा होगा, साउथ वेस्ट अब नीचे आते हैं तो ये हो जाता है कर्नाटक की तरफ, हुगली। 10 हो गए कि नहीं हो गए, 10 में कोई दिक्कत, 5 और 5 10, 2 विशेष हो गए। सर नॉर्थ ईस्ट वाला क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का, सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में अब हमें आसाम में जाना पड़ेगा, तो गुवाहाटी चलेगा, गुवाहाटी। जो बच्चे आरआरबी देते हैं वो कहते हैं सर गुवाहाटी में मालीगांव है, मालीगांव। तो डर निकालने के लिए पहले ये तो बना लो कि कितना है, मुझे तो नहीं था, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कलकत्ता, पश्चिम में। अब इसको बार बार दोहराने की जगह यार एक बार दिमाग में चित्र खिंच रहा है कि नहीं खिंच रहा है, 27 करा दी, थोड़ा सा और करा दीजिए, चलिए थोड़ा सा और कराना है तो इसको हम बीच में से काट लेते हैं, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, ये क्या हो जाएगा सर, नॉर्थ और सेंट्रल के बीच में आएगा, नॉर्थ और सेंट्रल के बीच में आएगा बच्चों, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल। सोच के देख लो, भारत के बीच में अगर एक रेखा खींची जाए, अगर हम अपना वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऐसे खींच दें और अगर उसके पूर्व में गोरखपुर है तो कौन सा बड़ा शहर यहाँ पर आना चाहिए, कोई आ सकता है, इलाहाबाद, प्रयागराज, हेडक्वार्टर भी होगा, हेडक्वार्टर भी होगा। अच्छा, ईस्ट में सेंट्रल, अब सर ईस्ट का सेंट्रल मतलब अब ये यार उत्तर प्रदेश को बहुत मिल गया, ईस्ट में जो है बिहार को भी मिलना चाहिए, तो बिहार आना चाहिए कि नहीं, ईस्ट सेंट्रल बिहार, अब पूर्वोत्तर में नहीं जा रहे तो हाजीपुर, तो इसको क्या कहेंगे, ईस्ट सेंट्रल, और इसको क्या कहेंगे, हाजीपुर। फिर अंग्रेजी में लिखना, बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा मानने तो भाई जो लिखना बुरा वाला लिख दीजिएगा मास्टर जी, मास्टर जी का ये प्रयोजन रहेगा, ये नहीं कि आपके लिए कुछ बढ़िया चीजें ऐसी कि आपके ऊपर से दबाव हट जाए, आपके ऊपर से दबाव हट जाए, उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य है कि भाई हिंदी में नहीं बता, अंग्रेजी में नहीं बता, पकड़ो मारो जो करना कर लो। चलिए अब वे सेंट्रल में आ गए भाई, ये देखो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान वेस्ट में कर दिया, उत्तर प्रदेश से आप इधर आए तो आप बिहार में आ गए, तो यहाँ पे राजस्थान से नीचे आएंगे, राजस्थान से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मुझे लगता है मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश का इसको क्या कहूंगा मैं,
सेंट्रल, और वेस्ट सेंट्रल का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जबलपुर आ जाएगा, जबलपुर। ठीक है, अब साउथ रहेगा, दक्षिण में भी एक सेंट्रल होना चाहिए, दक्षिण में भी एक सेंट्रल होना चाहिए, साउथ सेंट्रल। तो एक हुबली आया था, अब यहाँ पर आ जाएगा। अब दिक्कत यह है कि पहले वो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, तो उसी के पास है सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद। अब दिक्कत यह है कि तेलंगाना बन गया बच्चों, तेलंगाना बन गया तो जो हैदराबाद सिकंदराबाद जो एरिया था वो तो तेलंगाना में चला गया। अब आंध्र प्रदेश फंस गया है, आंध्र प्रदेश अब फंस गया है। तो जल्दी से बताओ मुझे बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे, हमारा 18th जोन कौन सा है जो लेटेस्ट जोड़ा है मैंने? 18th जोन कौन सा है? 18वां जोन कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे है कि नहीं? आपको समझ में आया कि एक एक्स्ट्रा जोन क्यों बनाया गया? इसको क्या कहते हैं? साउथ कोस्ट रेलवे। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? विशाखापट्टनम। जो किस लिए बना? इसलिए बना क्योंकि सिकंदराबाद हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश में थे, अब वो चले गए कहां पर? तेलंगाना में। तो इसलिए हमें आंध्र को देने के लिए एक नया बनाना पड़ गया। अब बताइए कितने हुए बच्चों? पहले 10 हुए थे, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 तो हो गए यार, 15 तो हो गए। अच्छा, कलकत्ता में मेट्रो बनी, तो मेट्रो को भी विशेष दर्जा दे दिया हमने। यहाँ पर एक और स्टार लगा देते, कलकत्ता में स्टार लगा देते हैं, कोलकाता मेट्रो। इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? कोलकाता ही है, कोलकाता मेट्रो। ये हमारा कौन सा नंबर? 17 नंबर। और ये हमारा कौन सा नंबर? 18 नंबर। 17 और 18 भी हो गए। ठीक है बच्चों, गिनती में बताओ कितने हुए? गिनती में कितने चल रहे हैं? 10 होते, 11, 12, 13, 14, 15 विशेष, 16। ये भी जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ठीक है, अब साउथ कोस्ट के अलावा, अब साउथ कोस्ट कितना हो गया? अब हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास तटीय रेलवे के लिए कुछ विशेष करना है। ये भारत का तट है, ये भारत का तट है। इस तट के लिए एक विशेष जोन है बच्चों, उसको कहते हैं ईस्ट कोस्ट। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर क्या है? भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे बहुत समय तक होता रहा वेस्ट कोस्ट रेलवे होनी चाहिए, इस पर एक मत नहीं बना। वेस्ट कोस्ट रेलवे हुआ नहीं, तो उनका वेस्ट कोस्ट रेलवे नहीं है, तो एक नई कंपनी बनाओ और इसको क्या नाम दे दिया? कोंकण रेलवे। और इसके पास भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पहुंच गया? मुंबई सीबीडी, बेलापुर। वो जो बच्चे बेलापुर बोल रहे थे, तो अब देखिए मुंबई के पास 3 हेडक्वार्टर आ गए और कोलकाता के पास भी 3 हेडक्वार्टर आ गए कि नहीं आ गए? कोलकाता के पास भी 3 है, ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है, और क्या इसके पास? ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है और मेट्रो भी है। और मुंबई के पास भी 3 आ गए। मुंबई के पास क्या? वेस्ट भी है, सेंट्रल भी है और कोंकण भी है या नहीं है? ठीक है, सब कुछ चला जा रहा था। टोटल आप गिनोगे तो एक अभी हमारा मिसिंग हुआ है, एक मिसिंग है बस, और वो ये है कि इन लोगों ने अपने बेटर प्रबंधन के लिए साउथ ईस्ट में भी पहली बार इसको काटकर SEC, साउथ ईस्ट कोस्ट सेंट्रल भी बनाया। केवल इसी भुजा का एक काट है, साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये किसी और में नहीं है, साउथ ईस्ट सेंट्रल। और इसका जो हेडक्वार्टर दिया वो दिया बिलासपुर। कितने लोगों को पता है कि ये प्लस माइनस और डिवाइड करने से काफी कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? विशेष कितनी है? विशेष पे अगर मुझे चिन्ह लगाना हो, ये कोंकण वाली विशेष, ठीक है, वेस्ट कोस्ट वाली, ईस्ट कोस्ट वाली विशेष, नॉर्थ ईस्ट वाली विशेष, कोलकाता मेट्रो विशेष, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल कहीं पर नहीं था, विशेष, और साउथ कोस्ट विशेष, ये विशेष हो गई। सभी लोग क्लियर? हाँ या ना? अगर हाँ या ना है तो फिर वही बोलने की मैं नहीं कर रहा हूँ कि बोल के सभी का टेस्ट जल्दी से बनाइए। प्लस पहले तो अपने जोन देखें कितने लोग कर पाए, फ्रेश पेज निकालेंगे, देखेंगे नहीं कॉपी, फ्रेश पेज निकालेंगे, देखेंगे नहीं कॉपी। चलिए कैसे करना है देखिए कितने लोग कर पाते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज एक प्लस बनाना है ऐसे, एक गुणा का भाग बनाना है ऐसे, गुणा का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक इस तट पे, एक इस तट पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर काट लगाने कहाँ पे काट लगेगा, एक काट यहाँ पर, एक काट यहाँ पर, एक काट यहाँ पर, एक काट यहाँ पर, और इसमें एक विशेष काट लगेगा, और यहाँ पर एक अभी ताजा ताजा बनाए। अब भर दीजिए इसको, देखिए कितने लोग कर जाएंगे। चलिए नाम लिखिएगा जल्दी से नाम लिखिएगा, और नाम भी आसान है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कोंकण, ईस्ट कोस्ट NEF। इसको लगेंगे नॉर्थ सेंट्रल, बीच में C, ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, और ये क्या साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ कोस्ट, और यहां पर आ जाएगा प्लस एक स्टार मेट्रो। डन। अब आप सोचिए कितना रखिएगा, क्या याद करिएगा, शहरी तो देखने भाई, ऊपर दिल्ली, नीचे चेन्नई, इधर कोलकाता, इधर मुंबई, भाई सेंट्रल को भी मुंबई दे दो, भाई मेट्रो को भी ये दे दो, और साउथ ईस्ट को भी कोलकाता दे दो। दे देंगे कि नहीं दे देंगे? साउथ कोस्ट जो लेटेस्ट चला ये डल गया विशाखापट्टनम, इसको दे देंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में क्या था सर? जयपुर था, इधर क्या था? इधर गोरखपुर था सर, ठीक है। इधर क्या था जल्दी से बताइए? साउथ ईस्ट में क्या मिला था हमें, जल्दी बताइए? साउथ ईस्ट में ऊपर वाले आसान है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, दक्षिण के नाम आपको याद नहीं रहते, हुगली मिल गया, और साउथ ईस्ट हमने कोलकाता करते। अब बीच में कुछ सेंटर आगे, ये बिहार में करना है, ईस्ट सेंट्रल बिहार में करना है, बिहार में हाजीपुर कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? जबलपुर आ जाएगा, ये उसमें आगे कि नहीं आगे? साउथ सेंट्रल जब हमने देखा वो कहाँ पर है? यहाँ पे विशाखापट्टनम में पहले सिकंदराबाद था, ये फिर हटेगा, ठीक है। उसके बाद हमने केवल साउथ ईस्ट सेंट्रल एक विशेष किया था, साउथ ईस्ट सेंट्रल ये बिलासपुर में। और नेपाल का क्या है? मालीगांव हो गया। कितने लोगों को लगा कि यार ये तो आसान था याद करना, इसमें हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ट्रू और नॉट? जल्दी बताइए, रेलवे जोन डन। रेलवे जोन कोई मुश्किल तो नहीं है? रेलवे जोन कितने लोग लगा यार, हो सकता है वाह, आज अपनी क्लास में एक बार बनाना सीख लिया, मैप कर लो, जो करना है यार इस तरह से तो करने हैं, आसानी से हो जाएंगे। आपको ये भी पता चल गया कोंकण रेलवे कमी को पूरा कर रहा था, विशेष टेक्नोलॉजी खास बनाई गई उसको। प्रीति सर हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन याद नहीं है, तो याद करने का भूगोल का तरीका, याद करने का तरीका आसान तरीका है, यही तो करना है।
कहीं पर भी आप सोचो, कहीं पे भी चलते फिरते जो बच्चे प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, रिवाइज करना, मन ही में रिवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। केवल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देश के रेलवे के प्रबंधन के लिए काम किया गया भाई। अब एक राज्य टूटा तो उसकी जगह पर हमने राज्य को जब नया राज्य बना तो उसके लिए नया जोन बना दिया। इस क्षेत्र में कुछ नहीं था तो भाई तट के लिए अलग होना चाहिए, तट के लिए अलग कर दिया, इसको विशेष देते हुए यहाँ देख लिया। अब बिलासपुर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आया, एमपी में भी हो गया, बिहार में भी होगा, यूपी में होगा, राजस्थान में होगा, नहीं आता, छत्तीसगढ़ पीछे जाता, एक विशेष कर दिया साउथ ईस्ट सेंट्रल, बस इतना काम करना। अब उसमें क्या हो जाएगा, उसमें शिक्षक को बुरा भला बोलने लगेगा कि भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया यार जब तुमको ये इतना सरल चीज, जो चीजें आसान करके अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो वैसे भी भैया परीक्षा कठिन होने वाली है, तो कहेगा हमें बुरा भला बोल दो यार, आएगा बुरा भला बोल दो। हम चाहते हैं कि रिजल्ट लेकर आओ, बढ़िया से रिजल्ट लाओ यार। ये वाले हैं जिनको रिजल्ट के अलावा सारी कहानी पता है, सारी कहानी पता है, पड़ोसी भी पता है, पड़ोसी अच्छा बुरा, दुनिया सब बुरी, केवल मैं अच्छा। अरे भाई कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को फालतू में बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। पहले बताया एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता नहीं है जोन को, बट फिर भी हमें डर लगता रहता है। डर हटाने के लिए क्या करो, ये कार्ड बनाओ, काम खत्म। ठीक है सर, मैं मुझे याद था, मैं भूल गया, वही मैं कह रहा हूँ, बार बार रटिएगा। एक तो होता है तोते की तरह रटना बच्चों, एक होता है तोते की तरह रटना और एक होता है समझ के साथ रटना। वो आपकी मर्जी, क्योंकि तोते का रटान मैं आपको बता रहा हूँ कि तोते के रटान में दिक्कत है। तोते को अक्सर क्या सिखाया जाता है, तोते को अक्सर क्या सिखाया जाता है, तोता को राम राम सिखाया जाता है, तो तोता क्या बोलता है, राम 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 राम। एक दिन हमारा मन हुआ कि भाई तोते सुनो, तुमको नया सिखाते हैं सिया राम, सिर्फ राम राम नहीं, सिया राम बोलो। और तोते को बहुत गुस्सा आता भाई, बोला यार राम राम कितना बढ़िया, तब सीख गया, ये बड़ा मुश्किल है सिया राम, क्योंकि वो बिल्कुल रटने के लिए हमारा तोता, वो सिर्फ रटने के लिए, तो तोता उस पर भी लड़ जाएगा, भाई राम राम बोलता था, अब ये सिया राम का मॉडिफिकेशन मत करो। तो आपको बताना चाहता हूँ, जिस परीक्षा में आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा आने वाली बच्चों, तो क्यों नहीं हम उसमें थोड़ी स्मार्ट लर्निंग करें। तोता रटान भूल जाते हैं ना, नई स्क्रिप्ट आएगी, नया टीचर नई बात बताएगा, तो हिस्ट्री का टीचर अलग बताएगा, ज्योग्राफी का अलग बताएगा, तो हमने कहा हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे इकोनॉमिक्स में भी रेलवे जोन आ रहे हो, सब में यही रहेगा यार, थोड़ा सा दिमाग में हो जाए, चलिए हो जाएगा नहीं होगा। तो मेरा जितने भी लोगों को लगता है कि तोता रटान से ये परीक्षा पास हो सकती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रटान के खिलाफ नहीं हूँ। रटान सीमित और इंपॉर्टेंट चीजों का होना चाहिए, रटान के भी कुछ लिंक्स होने चाहिए दिमाग में, तो वो जोर रहेगा, तो वो आप बेहतर कर पाएंगे। बाकी आपकी होता है इसमें मैं और ऐड करना चाहूँ, सरकार ने इस पर क्या किया है, अभी सारी रेलवे हो गई 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल ब्रॉडगेज रूट बाय 2030। भारत ने कहा हेरिटेज में जो रखना रख लो, एक ही तरह के हमारे पास बोगी होनी चाहिए और सब जगह बिजली से चलना चाहिए। क्यों बिजली से चलना चाहिए इंजन, जल्दी से बताइए, बिजली से चलना चाहिए भैया, ज्यादा प्रदूषण नहीं करेगा, ज्यादा गति भी हो सकती है और एडवांस हमारे पास बोगी इंजन आ सकते हैं, तो ये हमारी और हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी पर रन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फ्रेट रिमेन्स का की रेवेन्यू हमेशा ध्यान रखना है ये चीज, क्या चीज कि भारत में ट्रेन्स को चलाने में जो कॉस्ट आती है वो टिकट से वसूल नहीं की जा सकती, क्योंकि टिकट सस्ते हैं, ट्रेन टिकट्स आर सब्सिडाइज्ड। व्हेन द ट्रेन टिकट्स आर सब्सिडाइज्ड तो भाई किस चीज से होगा, पैसा कौन लाएगा, फ्रेट, मालगाड़ी से फ्रेट आता है। फ्रेट रिमेन्स की रेवेन्यू 75%, FY22 का लेटेस्ट लाऊं तो कहां से आता है बच्चों, कहां से आता है, 2/3 रेवेन्यू, 2/3 नहीं 3/4 रेवेन्यू, 75%, 3/4 रेवेन्यू कहां से आता है, मालगाड़ी से आता है। आपका आपको बताइए पर्सनली, आपको मालगाड़ी पसंद है पैसेंजर गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी आप देखते मालगाड़ी जा रही है, उस पे फाटक भी बंद होते हैं, लोग कहते हैं भैया यार ये मालगाड़ी क्यों आ रही है, बहुत लंबे समय तक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन को पहले भेजा जाता था, मालगाड़ी को रोक दिया जाता था। अब सोचिए पैसा कौन ला रहा है, मालगाड़ी, और दुर्गति किसकी हो रही है, मालगाड़ी। और एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन सोचिए 24 किलोमीटर पर घंटा मालगाड़ी की ये गति हुआ करती थी 2020 तक। अब मुझे बताइए अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलेगी तो क्या इसको माल को देना चाहेगा, सड़क से नहीं ट्रांसपोर्ट कर लेगा। तो रेलवे को लगा कि हमें इस पे काम करना चाहिए, तो मालगाड़ी को हमने बदल के 2021 में ये 44 किलोमीटर पर आवर हो गया था, तो और भी ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये जो है ना गलती हुई, फिर वही वाली पुरानी गलतियां जो हम रेलवे में ब्रिटिश काल से चली आ रही है, गेज की गलती थी। दूसरा क्या था, जब पटरियां क्रॉस करती, सेम पटरियां चल रही तो पैसेंजर भी आ रही है और मालगाड़ी भी आ रही है, तो ऑब्वियसली पैसेंजर को पहले भेजते थे। हमने कहा सुनो मालगाड़ी पैसा लाती है, मालगाड़ी की इतनी इज्जत करो, उसके अलग ट्रैक बना दो, तो इंडिया में लेटेस्ट रिफॉर्म क्या आया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, मालगाड़ी के लिए वहीं के लिए विशेष कॉरिडोर, विशेष गलियारे बनाए गए हैं जो अब केवल मालवाहक गाड़ियों के लिए, और हमारी जो पैसेंजर की स्पीड बढ़ाने के लिए उसके लिए हमने वंदे भारत शुरू कर दिया है। वंदे भारत आप लोगों में से कुछ ने ट्रैवल भी किया होगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा पे है, और इसमें जो है हमारे पास सारी सेवाएं, वाईफाई दिया गया, जीपीएस एनेबल, पैसेंजर इंफॉर्मेशन, सीसीटीवी, ये सारी चीजें। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार देख रही है जहां पर भी जो पुरानी गलतियां हैं पटरियों को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, सरकार सब बदलती जा रही है। स्पीड बढ़ानी है और जो पैसेंजर है, पैसेंजर की अलग ट्रेन रखनी है, उनकी अलग ट्रेन रखनी है, तो ये सारी चीजें आपके उसमें आएगी। फ्रेट कहां से आता है, फ्रेट लगभग 3/4 वही लेकर आता है। ये सारे ग्राफ है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये अब सोचिए रेलवे जोन का मैप ऐसा होता है, काफी कठिन होता है, इसकी जगह जो हमने मैप बनाया आसान है कि नहीं है, आसान है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार ने 450 किसान रेल किस लिए चलाई, किसान रेल, ताकि जो हमारे कृषि के उत्पाद हैं जो खराब हो जाते हैं, जिनको लंबी दूरी तक जाना है, उनके लिए विशेष किसान रेल की बात कर ली है। फिर कुछ लोग बार-बार लिख रहे थे कवच की बात कर रहे थे। कवच क्या है, ये भारत का जो हमने अपना ही इंडिजिनसली डेवलप ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, तो रेलों में टक्कर ना हो उसके लिए जो हमने टेक्निक बनाई है उसको कवच कहते हैं। कवच कहते हैं, इसे पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि ये क्या है, करंट अफेयर्स वाली बातें हैं। इसमें फिर आप हिंदी इंग्लिश करना शुरू करोगे, सर हिंदी में बताइए 450 किसान रेल या इंग्लिश में, कुछ टेक्निकल नहीं है बच्चों। भारत में एक ही उद्देश्य है कि भारत की रेल, जो भारत की आर्टरी है, वो तेज होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। गेज बदल रहा है, एक ट्रेन की वजह से दूसरी ट्रेन रुक रही है, उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। तो ट्रेनों में टक्कर ना हो उसके लिए कवच सिस्टम है। सरकार नवंबर 2021 में हमने 102 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस भी किए हैं, और साथ ही साथ में अभी जो प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम जो है, प्रधानमंत्री गति शक्ति की कोशिश क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सभी लोग सुनिएगा कि मेरे पास सामान है जो मैं शिप से लेकर आया, किससे लाऊं, पानी के जहाज से सामान लेकर आया। अभी कभी पानी के जहाज पे तो सेफ था, अब वो जो पोर्ट पे उतरता है तो उसको कौन उठाएगा, ट्रेन तो नहीं है वहां पर, पोर्ट तक ट्रेन है क्या, तो वहां पर कोई कंटेनर, कोई बस या कोई ट्रक उठाएगा। फिर वो बस अगर आ गई तो वो ट्रेन पे कैसे लाएगी। आपने कभी देखा बस और ट्रेन एक दूसरे के साथ आसपास में कहीं पर ऐसी जगह हो जहां बस भी खड़ी हो सके, ट्रेन भी खड़ी हो सके, नहीं हो सकता। ट्रेन की पटरियां अलग है, बस की सड़क अलग है। तो हमें जरूरत क्या है कि ये जो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक तरफ पोर्ट है जहाज, एक तरफ ट्रेन और बस, इन तीनों में से जब माल को एक से दूसरे पर डालते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की बात की। मल्टी मोडल मतलब एक से अधिक, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक से अधिक तरीके के जो ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं क्या है, सड़क, रेलवे और पोर्ट, इन तीन अलग अलग मोड को जोड़कर हम एक ही मोड, एक ही तरीके का इंटीग्रेटेड जो है टर्मिनस बनाए, इसको कहा जाता है मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल। भारत सरकार ने ऐसे 500 मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल विकसित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। अब
क्या ये पूछेगा? नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे को किस दिशा में या कहां पे ले जाएगा। मेंस में पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है रहा ये वाला पार्ट, बट मेंस के लिए तो सुरक्षा, यातायात, रेट, मालगाड़ियों के लिए अलग लेन बनेंगी और पैसेंजर के लिए अलग बनेंगे, पैसेंजर की सेफ्टी, पैसेंजर की सुविधाएं और पैसेंजर को गति मिलेगी, मालगाड़ियों को भी गति मिलेगी और माल की ढुलाई के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनस बनेंगे जिनमें सब तरह की बस भी जा सकती है, ट्रेन की पटरी भी होगी, बस के लिए भी होगा। और अगर समुद्र किनारे में बना, मान लीजिए अडानी का एक पोर्ट है, मुंद्रा का पोर्ट है, तो मुंद्रा पोर्ट में क्या होगा? रेल की पटरी तक पोर्ट तक जाएगी, तो वहीं पर आप सामान उतारेंगे, पटरी पर आएगा, उस तरह से चलेगा। सभी लोग क्लियर? डन? तो ये हुआ आपका सरकार की इनिशिएटिव। और अभी मैंने आपसे कहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। रेलवे शेयर इन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन इज अबाउट 36%। तो रेलवे जो है, रेलवे में जो माल वाहन जो है वहीं से पैसा आता है, वहीं पर ढुलाई का वो है। तो सरकार ने उसके लिए एक कॉर्पोरेशन बनाई, उसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन। और इससे 2 कॉरिडोर बने हैं। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ लुधियाना से चल रहा हूँ और ये मैं आ गया पश्चिम बंगाल में दानकुनी। कहाँ आ गया? दानकुनी पश्चिम बंगाल में। और यहाँ कहाँ से चला? लुधियाना। ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर केवल माल वाहन के लिए ये गलियारे बनाए गए हैं। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी की पटरी आपस में क्रॉस करेगी। ये सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है, लुधियाना से दानकुनी, क्योंकि पूर्व में जा रहा है। इसको ईस्टर्न कॉरिडोर कहते हैं, पूर्वी गलियारा, पूर्वी मालगाड़ी मालवाहक रेल गलियारा। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया? ये वाला अगर हम देखें, ये पश्चिम की तरफ आ रहा है। निश्चित रूप से मुंबई का एक पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये मुंबई में, मुंबई तक लेकर आ गए हम। वेस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। कहां से चल रहा है? दादरी से चलेगा। दादरी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आएगा। चलिए, खुर्जा में मेरे घर के पास है, अच्छी बात है। तो हमने क्या किया? दोनों तटों की तरफ हमने ले जाने की कोशिश की कि समुद्र से आएगा तो भी मालवाहक गाड़ी, आयात निर्यात सभी में ये मदद करेगा। नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर आगे हमारी और भी विकास करने की परियोजना है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता और मुंबई के बीच में हम बना डालेंगे, कोलकाता और मुंबई के बीच में। नॉर्थ साउथ दिल्ली से चेन्नई को भी जोड़ेंगे। ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट को हम खड़गपुर से विजयवाड़ा को, और सदर्न कॉरिडोर गोवा से चेन्नई। ये 4 प्रस्तावित हैं, ये 4 प्रस्तावित हैं, 2 बन रहे हैं। क्लियर? सभी लोग क्लियर है? राजीव कह रहे हैं पाइपलाइन से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। राजीव कितनी बार अभी क्लास के प्रारंभ में बेटा मैंने बात की है, पाइपलाइन से जो हम तरल पदार्थ की है, तरल कार्गो, गैस और तेल की हम बात कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज में कोल स्लरी मतलब कोयले का गारा भी किया गया कन्वेयर बेल्ट टाइप में, पर उसके में कोई खास जरूरत नहीं। ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समझ में आ गया, केवल मालवाहक उसके लिए चल रहे हैं। मल्टी मॉडल समझ में आया, बहुत सारे एक से अधिक जो है यातायात के तरीकों को एक ही जगह पे जोड़ा जाएगा, उन्हें मल्टी मॉडल टर्मिनस कहा जाएगा। सर रेल दुर्घटना रोकने हेतु किया गया जी, कवच की वहाँ योजना है। सर रेलवे से भी तो मालगाड़ी चलती है बेटा, आप समझिए इस चीज को। मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी में आपस में तब भिड़ंत होगी जब दोनों एक ही ट्रैक पे चलेंगे। तो हमने क्या किया? हमने ऐसे ट्रैक बना दिए जो सिर्फ मालगाड़ी के ट्रैक है, उस पर पैसेंजर गाड़ी जाएगी ही नहीं, तो उनका आपस में एक दूसरे से टकराव या एक दूसरे के समय में फाटक नहीं आएगा। तो ये हमारी कोशिश, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया? तो जो भी लेटेस्ट है आपके लिए, जो आगे भी प्रस्तावित है, वो भी बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें होना रहे। ये किसी टॉपिक के नोट्स है, वो लोग कैसे बना के रखते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न है, लुधियाना से चलेगा दानकुनी तक, टोटल 1839 किलोमीटर। करंट स्टेटस जुलाई 2022 में ये जो है इतना बन चुका है। वेस्टर्न डीएफसी इतना बन चुका है। फर्स्ट स्कीम प्रोडक्शन लिंक सरकार ने जो पीएलआई बनाया, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, एनआईएमजेड, वो सारी चीजें एक ही जगह पर लिख लेते हैं। और आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रेन के बारे में बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए कई बार छात्र कहते हैं इसे किसी टॉपिक के नोट्स लगा दीजिए, तो वो अपना एक ही जगह पर सब कुछ लिखे हुए होते हैं। ये इंग्लिश का है तो उसने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वाला अभी आप लोग कहीं पर होनी, ये भी टॉपिक के नोट्स है, वो ऐसे बना के रख लेता है। वो सारी चीजों को एक ही जगह पे बना के रख लेता है कि भाई ये तो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये ऐसे आएगा, दानकुनी से लुधियाना जाएगा। ये वेस्टर्न है, मुंबई जेएनपीटी से, ठीक है। उसके बाद जो प्रस्तावित हो रहे हैं, उन प्रस्तावित की भी वो बात कर लेता है कि भाई उत्तर से दक्षिण तक हमें से जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी कर लिया। साथ ही साथ में अब सरकार क्या कर रही है? सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कर रही है। मैंने आपको भारतमाला परियोजना बताया, भारतमाला परियोजना के साथ साथ हमने क्या किया? इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं? ये सारी चीजें अब हम वैकल्पिक विषय के छात्रों को बहुत डिटेल में कराते हैं। आपके लिए केवल सूचना है कि सरकार ने पोर्ट्स को लिंक किया है, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया की भैया नागपुर को लिंक कर दो, यहाँ पे हैदराबाद को लिंक कर दो, विशाखापट्टनम को लिंक कर दो, चेन्नई को, बेंगलुरु को, कोची को, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है उनके कॉरिडोर बना दो, ताकि उनमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है। क्लियर है सभी लोग? तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप बड़े मजे से एक मानचित्र लीजिए और एक मानचित्र पर इनको बना लीजिए, अपने फ्रेट कॉरिडोर को बना लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है। अब रेल से बाहर आ रहे हैं और कहां पर आ रहे हैं? पानी में आ रहे हैं। अब रेल से बाहर आ रहे हैं, अब पानी में आ रहे हैं। रिंची कह रहा है हिंदी में क्यों नहीं बन पाता इस टाइप के नोट्स? हिंदी का छात्र इसी लड़ाई में लगा हुआ है कि मास्टर जी हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मास्टर जी ऐसा करो वैसा करो। भाई हिंदी के छात्र जो सीरियस छात्र हैं वो इससे बढ़िया, अंग्रेजी से बढ़िया नोट्स बना ले रहे हैं, वो भी समझदारी से मानचित्र में बना लेते हैं। अंजनी कह रहे बनता है रिंची, आप बनाओ शॉर्ट नोट्स तो, और जिन लोगों ने बनाया वो प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। राजीव लिख रहा है कि सर बनता है हिंदी में, जो भी सीरियस बच्चे हो कैसे बना रहे। अब सोचिए मेरी क्लासेस लगभग खत्म होने को, इतना तो आपको सिखा दिया। सोनम पूछेंगे गेज क्या होता है? मेरे ख्याल से सोनम ने क्लास लेट ज्वाइन किया है, बेटा क्लास देख लीजिए, पूरे गेज के बारे में है। सर सबसे सस्ता परिवहन क्या है? सर वो परिवहन है वाटर ट्रांसपोर्ट। चलिए वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चा? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग 95% भारत का जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है बच्चों, 95% अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब पानी के जहाज से। पानी के जहाज सागरीय नौवहन से
95% बाई वॉल्यूम एंड बाई वैल्यू, वॉल्यूम एंड बाई वैल्यू, 70% कीमत के टर्म्स में और 95% आयतन के टर्म्स में। ठीक है, वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस मिनिस्ट्री का नाम, जो मिनिस्ट्री कहलाया करती थी शिपिंग का, तो मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा यार सिर्फ शिपिंग तक क्यों सीमित हो, इसको पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, ये मंत्रालय का नाम ही बदल दिया। चलिए याद करना नहीं, याद नहीं करना, ये बस दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की सोच क्या रही होगी कि एक मंत्रालय को जिसका नाम शिपिंग मंत्रालय था, नौवहन मंत्रालय था, उसको बढ़ा दिया, उसमें पोर्ट भी डाल दिया, क्योंकि पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या शिपिंग भी इंपॉर्टेंट है और वाटरवेज, जल मार्ग भी इसी में डाल दिए। तो जल मार्ग भी डाल देना, इसलिए डाला जल मार्ग ताकि हम इसको मान्यता दे सकें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवे, जो भी बच्चे अब इंटरनेट पे देखेंगे तो आएगा। ठीक है, ये तो लेटेस्ट जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के लिए वर्ष 2023 की मैंने आपको कार्गो की जानकारी लिखी है। 646 मिलियन टन, 646 मिलियन टन जो है हमारा जो कार्गो ट्रैफिक था वो इतना था। अब सभी लोगों को आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये मैंने स्क्रीन दिखाया, और जो भी बच्चे कमजोर दिल वाले हैं, कमजोर दिल वाले बच्चे जो हैं वो कहेंगे बहुत टफ है। ठीक है, अमित कहने से प्लीज पीडीएफ डाल दीजिएगा, मैं किसी कारण से कर रहा हूँ, ये सारा इसी काम का नहीं पूछेगा नहीं भाई कितने टन, अरे हर साल तो बदल जा रहा है मिनिस्ट्री का नाम। ये कभी आता है प्रश्न कि किस मिनिस्ट्री का नाम बदल के क्या होगा, ये भी कभी नहीं आएगा, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। भारत का 95% जो है यातायात, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो है सागर से होता है, ये हमेशा ही फैक्ट है, इसमें कुछ बदलता नहीं। तो सर फिर ये आपने क्यों डाला, अगर इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसकी अहमियत बताना चाह रहा था। मैं अहमियत बताना चाह रहा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट पे जब बात होती है तो जलीय ट्रांसपोर्ट आप समझिए ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रोड और रेल तो समझ में आती है, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू जनरली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड एंड रेलवे। रोड और रेलवे तो आप समझ जाते हैं, इनको नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने डेटा दिया। डेटा देकर आपको थोड़ा दुखी भी किया, आप लोग सोचे मुझे कुछ नहीं आता है, तो इसलिए ये सिर्फ दिखाने के लिए था। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत एक ब्लू नेवी बनना चाहता है, भारत एक ब्लू नेवी, ब्लू इकोनॉमी बनना चाहता है। ये शब्द जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई, नीली अर्थव्यवस्था, इस पर आएगा प्रश्न, इस पर आएगा विचार, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ये आपको लिखना भी पड़ सकता है, मेंस में भी लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए ब्लू इकोनॉमी। तो मोहम्मद रफी कह रहे सर वाटर एंड फिशिंग, बहुत अच्छी बात कह रहे हो बच्चों, बहुत अच्छी बात कह रहे हो। अब मेरा काम है ना, देखिए शिक्षक का काम होता है बच्चे की सोच ऐसी कर दे जो यूपीएससी के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है ब्लू इकोनॉमी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन दुनिया पे कब्जा कर पाया, छोटा सा द्वीप है, दुनिया पे कब्जा कर पाया, क्यों? क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को तटीय रखा। तो ब्लू इकोनॉमी, बहुत से बच्चे यहाँ पर मछली सोच रहे हैं, मछली मछली मछली, क्यों? क्योंकि आपने ब्लू रेवोल्यूशन सुना, नीली क्रांति, इसलिए बता रहा हूँ ये मछली पर नहीं है। इसको कुछ जगह पर कोस्टल इकोनॉमी भी कहा जाता है, कोस्टल इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको पोर्ट लेड इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था, पोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था। फिर मैं बताना चाहता हूं, मैं अर्थव्यवस्था का शिक्षक नहीं, मैं उसमें जहां भूगोल की बात होगी वो जरूर लेकर आऊंगा, उसको समझिए। तो भारत एक ब्लू इकोनॉमी बनना चाहता है, भारत का एक उद्देश्य है कि हम एक ब्लू इकोनॉमी बने। तो कैसे बनेंगे बच्चों ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी कैसे बनेंगे? इसी के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया, उन्होंने जो है सिर्फ शिपिंग को फैला के क्या किया, पोर्ट शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज, पोर्ट आधारित। तो अब मैं समझाना चाहता हूं, जिन बच्चों को दिक्कत है सर हिंदी इंग्लिश की, आप देखेंगे टेक्निकल जब होता है तो मैं अपने आप ही दोनों भाषाओं में लिखता हूं। ठीक है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक समग्र अर्थव्यवस्था, समग्र अर्थव्यवस्था, जुड़ा विचार, जिसमें तट रेखा व सागरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, ऑल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन शोर्स, सीज एंड शोर लाइन्स। तो बच्चों भारत जहाज नहीं बना रहा, पोर्ट नहीं बना रहा है, भारत इससे कहीं आगे जा रहा है, भारत इससे कहीं आगे जा रहा है। रामेश्वर सर ने भी पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, दो शिक्षक पढ़ाते हैं तो उतना ही ज्यादा आपका ओवरलैप होता है, आप उसको कई रूप से समझते हैं, तो आपको वो जानकारी भी मिलती है। तो पहला क्या है इसके अगर हम खंड देखें तो पहला है, इसमें हमें क्या करना होगा, मैरीटाइम डेवलपमेंट, नौवहन विकास। नौवहन विकास में क्या होगा, इसमें शिपिंग होगा, जहाज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अवसंरचना का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इसमें हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ये हिंदी में इसकी पहले लिख चुका हूं कि भाई नौवहन का विकास करो, इसमें पोर्ट बनाओ, ये सारी चीजें बनाए, तब जाकर आपका कुछ विकास होगा। तो ये इसका केवल एक पहलू है बच्चों। उसके बाद दूसरा इसका जो पहलू है बच्चों वो है मेरीन फिशरीज, एक्वा कल्चर एंड फिश प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा, मत्स्य की ध्यान दीजिए, वो प्रसंस्करण, मछली पकड़ें, मछली को प्रसंस्करण करें, वो सारी चीजें। ओशन सी और कोस्टल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो ब्लू इकोनॉमी कहलाते हैं। रजनीश जी अब इनको मैं आगे लेकर जा रहा हूं, तो उनको ब्रेकअप दे रहा हूं कि उसमें होता क्या है, सिर्फ मोटी मोटी बात नहीं कर देनी। कोस्टल एंड डीप सी माइनिंग एंड ऑफशोर एनर्जी। ओके, तटीय व गहरा सागर खनन
प्लस तटीय ऊर्जा, ऊर्जा के भी संसाधन यहाँ पर देखना चाहिए। सुरक्षा एवं सामरिक पहलू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी चीज हमारे पास पता होना चाहिए। तो जब मैं आपको पोर्ट पढ़ाता हूँ तो पोर्ट का मतलब ये थोड़ी कि भारत में पश्चिम में पोर्ट है, पूर्व में पोर्ट है, बस इतना नहीं चलेगा। सर एग्जांपल डीप सी ओशन मिशन, भारत का डीप सी ओशन मिशन थी प्रकृति मीना जी, आप सही कह रही। और अगर आप लोगों ने समाचार पत्र सुने हो तो हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास जाकर एक लाइसेंस की बात की है कि हमें जो है दक्षिणी हिंद महासागर में गहरे उसमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल के लिए ऑल करना पड़ेगा, है ना। तो भारत जब अपने को देख रहा है तट की अहमियत, ये जो कोस्ट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई थी, ये स्लाइड को वैसे आप यूज करें ना करें, इस विचार को यूज करें अपने उत्तर में, चाहे इंटरव्यू हो चाहे आंसर हो, कि भाई कोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कोस्ट से हम ये काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोग। तो अभी हम पहले मैरीटाइम सेक्टर की बात करते हैं। तो ये जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट, जलीय परिवहन, ये दो तरह का हो सकता है, एक तो मैरीटाइम, इनलैंड, ठीक है। मैरीटाइम क्या है, ये क्या नौवहन वाला है, और ये क्या है, अंतरस्थलीय। तो पहले मैं नौवहन की बात करना चाहूंगा, मैरीटाइम, इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। मेरी स्लाइड में क्या बताया, 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इंडियन ट्रेड इसी पर जाता है, ये इसी पर जाता है, ठीक है। भारत के पास 7,512 किलोमीटर की तट रेखा है, ये हमारी मूल तट रेखा हो गई। उसके साथ इस तट रेखा में एडिशन क्या आ जाता है, हमारे पास ये कहां पर फैली हुई है, 9 तटीय राज्यों में फैली है। अभी अंग्रेजी वाले आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेगा, इस बार मैं हिंदी में दे रहा हूं, ठीक है, चलेगा। इनलैंड वाटर, अंतरस्थलीय, तो कैसे अंतरस्थलीय अंतर्जलीय होगा, अंतरस्थलीय जल, इनलैंड वाटर, स्थल के अंदर जल, ठीक है, चलेगा। आगे हमारे पास कितने, लगभग इतने द्वीप भी हैं, इतने द्वीप भी हैं। तटीय आबादी समूह, तटीय आबादी समूह जो मत्स्यन कर रहे हैं, ये लगभग हमारे पास कितने हैं, ये आबादी हमारे पास 4 मिलियन है, यानी 40 लाख के करीब आबादी भी है। सर ये कौन है, समझ नहीं आया, मछुआरे, फिशरमैन भी है, फिशर फोक भी है ना हमारे पास। तो इतनी बड़ी आबादी है, काम कर रही है, ठीक है। और भारत के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स भी है, विशिष्ट आर्थिक अधिकार है इसके। डीप सी माइनिंग, इंडियन ओशन की डीप सी माइनिंग, इंडियन ओशन डीप सी माइनिंग, इसलिए भी किसी छात्र ने लिखा था इसे भारत ने अपना डीप सी मिशन चलाया। तो इतनी बड़ी तटरेखा है, 9 तटीय राज्य हैं, 1382 द्वीप है हमारे पास, तटीय आबादी बहुत बड़ी है, 40 लाख। और भारत ने इंडियन ओशन में डीप सी माइनिंग के लाइसेंस लिए हुए हैं। ये लाइसेंस किसने दिए हैं, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय सागर नितल जो हमारा प्राधिकरण है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये काम करती है। चलिए जापान एंड चाइना नहीं हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बेटा जापान और चाइना आप लोगों को बोला था कि जापान के द्वीप तो देखने हैं, अभी तक उसी में रुका हुआ है, जापान और चाइना नहीं हुआ है सर। एज इफ तुमको जो है बाकी आ गया है, जापान चाइना से दुखी हुआ है। मुझे इतना बताया तो जापान चाइना वैसा कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स में क्या था, सभी लोग करंट अफेयर्स में था, ये मैं आप लोगों के लिए लिख देना चाहता हूँ, अगर कहीं पर आगे लिखा हुआ तो। अपानासी निकितिन सी माउंट, AN, ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर बताता हूँ। अगर आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि हर एक देश का क्या होता है बच्चों, एक EEZ होता है कि नहीं होता है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है, और ये यहाँ से दोहन कर सकता है, ये यहाँ से जो भी दोहन कर सकता है, भारत के पास वो अधिकार है। अब उसके बाहर अगर कहीं पर कोई संसाधन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संसाधन है, यहाँ पर कोई संसाधन है, तो ये भारत का एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके लिए भारत को क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, कि मैं लाइसेंस ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पर शोध करूंगा। और लाइसेंस कौन देता है, ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, कितने लोगों को समझ में आ गया। लाइसेंस कौन देता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। सुभाष कह रहे हैं इसका हेडक्वार्टर जमैका में, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुभाष, किंगस्टन इन जमैका, ये मैंने विश्व भूगोल में आपको बताया। तो भारत यहाँ पर है, और यहाँ पर एक आफानासी निकेतन, AN, समुद्री पर्वत। तो सर सी माउंट क्या होता है, पानी के नीचे एक सी माउंट है, उठा हुआ क्षेत्र है, और वहां पर बच्चों बहुत सारा कोबाल्ट का भंडार है। किसका भंडार, ये भी मैंने बता दिया, कोबाल्ट। ताकि आपसे पूछ ले कि यार हाल ही में हिंद महासागर में रिसेंटली इन इंडियन ओशन डीप सी रिजर्व्स वर फाउंड फॉर वेयर, फॉर विच इंडिया अप्लाइड लाइसेंस फॉर। तो लाइसेंस हमने इसके लिए किया, यहाँ पर कोबाल्ट मिला। अभी भारत के बाहर है, भारत ने कहा यार देखो यार अभी तो अपने अंदर वाली नहीं हम देख पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाल ही में देखा कि यहाँ पर श्रीलंका, और श्रीलंका की मदद से चाइना यहाँ पर अपना खोज कार्य कर रहे हैं। जब चाइना यहाँ पर आ जाता है, चाइना अपना रिकॉग्निशन मिशन चला रहा है कि वो यहाँ पर खोजी दस्तावेज भेज दिया है, तो भारत ने कहा ये तो गड़बड़ है, ये तो हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, इसमें चाइना का तो वैसे भी हक नहीं बनता। बट क्योंकि EEZ के बाहर है, इसलिए भारत नहीं जा सकता, तो भारत ने क्या किया, यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। सभी लोग क्लियर। कब की बात कर रहा हूँ, मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ, मार्च 2024। अभी क्योंकि समाचारों में भी था, इसलिए आप देखेंगे इन क्षेत्रों से जो करंट भी है वो भी आप तक लेकर आ रहा हूँ।
डीप सी माइनिंग की परमिशन तो बहुत पहले से है इंडिया के पास, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्या अब है सर? तो अंकुश राठी कह रहे हैं, तो अंकुश राठी जो लाइसेंस दिए गए थे साउथ इंडियन ओशन के, वो अलग लाइसेंस थे। भारत पहला देश बना जिसको हिंद महासागर के लाइसेंस दिए गए थे, वो उन लाइसेंसेस की बात। इनका लाइसेंस भारत के पास नहीं है, AN समुद्री पर्वत का, इसलिए हमने अप्लाई किया। फिर किसी का कहना है कि सर तब तो भारत के पास तकनीक नहीं थी, अब आ गई है क्या? तो फिर से बताना चाहता हूँ भाई, तकनीक है चाहे नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, घर बनाओ ना बनाओ, अगर प्लॉट मिल रहा है तो प्लॉट तो ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? नहीं तो चाइना आके ले लेगा। समझ में? चाइना आकर श्रीलंका के सहारे, श्रीलंका से अर्जी भरवाए, पर्ची भरवाए और श्रीलंका के नाम का एक बेनामी वो ले ले, तो आप बताइए मुझे टेक्निक आ गई है कि नहीं आ गई? हमें लेना चाहिए, क्लेम तो करना चाहिए। और टेक्निक पे तो भारत ने डीप सी मिशन शुरू किया कि नहीं किया? अब भाई विकासशील देश है, पैसा कम है और उसके बाद चुनाव भी है, चुनाव में बहुत खर्चा हो जाता है और फिर वो रेडी बंधुओं को कितना खर्चा लगता है, सोचो तो सही। अब कैसे निकाल पाएगा भारत देश पैसा? तो तब तक क्या करें, चाइना को प्लॉट दे दें? बताओ यार, सर टेक्निक नहीं थी, लाइसेंस तो बहुत पहले से मिला हुआ है। ठीक है सभी लोग क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है सर। प्रायद्वीप नदी को क्लास में पूरा नहीं हुआ, मृदा का क्लास शुरू हो गया बेटा। प्रायद्वीप नदी, क्योंकि आप नारायण त्रिपाठी जी आप बीच में आए, प्रायद्वीप नदी बाद में खत्म करवा दी गई, आप कोर्स पूरा करिए। और मृदा की क्लास जो चल रही है उसमें मृदा में आपको ये पता करना है कि तटीय मृदा पर एक लाइन लिखवाओ, तो उसके साथ आपको बोला है किताब जरूर पढ़ें। आप देख रहे हो ये रिकॉर्डेड कर रहा होगा और ये एकदम रिकॉर्डेड सर। अभी सवाल तो खत्म नहीं हुआ, प्रायद्वीप नदी तो खत्म नहीं, आपने कर दिया। तो आज जो है मैं लाल सलाम में हड़ताल करता हूँ भाई, जो लिखना है लिखो चैट में, कोई दिक्कत नहीं। हम भी देखेंगे यार कौन सीरियस है कौन नहीं है, इस तरह के रोज आएंगे। खैर आप आए लाइव क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, दया आपकी, है कि नहीं? आप देखो सचिन आर्य देखिए, नेशनल वाटरवे नंबर 6 चाचा इनलैंड पे आए नहीं है अभी, अभी मेरी टाइम चल रहा है। कौन सा चल रहा है? मेरी टाइम चल रहा है, दया करो आगे बढ़े। आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, किसी को भी शिक्षक जो है थोड़ी भी धार देगा, ये मास्टर जी अपनी तरह से, हम तो अपनी तरह से पढ़ेंगे, अपनी तरह से पढ़ना है तो फिर काहे कुछ नहीं लियो। इंडियन पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री कंट्री के लिए ट्रेड वाइटल करते हैं। भारत के पास 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री है, 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 प्लस नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट है। तो हमारे पास 12 मेजर पोर्ट हैं। 12 मेजर पोर्ट क्या है? कांदला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू। तो कांदला जब हमारा यहाँ पे कराची गया पाकिस्तान में, तो हमने कांदला को विकसित किया। कांदला के बाद मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर गोवा जो मरमर हुआ, जहाँ से मैंने आपको बोला कि यहाँ से लोहे का निर्यात हुआ, उसके बाद मैंगलोर, कोची। ठीक है, अब हम पूर्वी तट पे आते हैं। पूर्वी तट पे हमारे पास क्या है? हल्दिया है, पारादीप है, विशाखापट्टनम। अगर आप समाचार सुन रहे हैं तो हाल ही में समाचार आया था कि पारादीप इस साल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कार्गो इस बार पारादीप ने हैंडल किया है। इससे पहले हमेशा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांदला नंबर 1 पे रहता था, जो सबसे ज्यादा आयतन लेता था। इस बार अभी हाल ही में पारादीप आया, तो जो लेटेस्ट है वो भी साथ साथ में रख रहा हूँ। हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। ठीक है, उसके साथ आ गया इन्नौर भी आ गया और टुटीकोट। 12 मेजर हो गए और नए मेगा पोर्ट भी हम बना रहे हैं, नए मेगा पोर्ट भी बना रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पोर्ट कहां पर है? और दो राज्य जो आर्थिक व्यवस्था में भी आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था में दोनों के दोनों राज्य अच्छा कर रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। इनके पास ज्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, इनके पास ज्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। सभी लोगों को समझना है, इनके पास ज्यादा नंबर ऑफ पोर्ट है तो ये ज्यादा विकसित है। पश्चिमी तट पर ज्यादा पोर्ट्स हैं। पूर्वी तट पर देखिए, अगर मेजर पोर्ट की बात करें तो 6 मेजर हमारे पश्चिम में है और 6 मेजर हमारे पूर्व में है। लेकिन माइनर जो है, माइनर जितने भी हैं, जो छोटे वाले जो पोर्ट है, वो पूर्व में और पश्चिम में ज्यादा है। ठीक है, सब लोग क्लियर? तो ये पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, पोर्ट लेड डेवलपमेंट। भारत सरकार इन्हीं पोर्ट्स पे चलने वाली है। पोर्ट्स को लेकर भारत सरकार ने एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का उल्लेख किया है। मैरीटाइम इंडिया विजन की हम चाहते हैं कि हमारा समुद्री यातायात बढ़िया रहे। मैरीटाइम विजन, इसमें 3 चीजों पे काम किया जाएगा। पोर्ट पे काम किया जाएगा, शिपिंग पे काम किया जाएगा और इनलैंड वाटरवे पे भी काम किया जाएगा। ये जो हमारे जलमार्ग है, जलमार्गों का विकास किया जाएगा, नौवहन के लिए शिपिंग। और ये क्या है? पत्तन का विकास किया जाएगा। इनके जो भी बिंदु हैं वो कल की क्लास में कराएंगे, कल इसी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रकृति मीना प्लीज कॉल मी, फोन नंबर। अरे वाह, चलिए बंद करने से पहले प्रकृति मीना और बाकी लोग अपने फोन देने लगे और फिर कहानी सुनाने लगे कि हम IAS नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि फोन नहीं था, और फिर कुछ बोल दो तो जो है मास्टर जी। सभी लोगों को रेलवे का महत्व समझ में आया, महासागरों का महत्व समझ में आया और भारत की पॉलिसी में, रणनीति में इनकी विशेष भूमिका रहने वाली है। इन पर करंट अफेयर्स की चीजें हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। जो खासकर 2024 की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए विशेष इसमें चीजें हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, स्टैटिक कम आता है और मेंस में भी जो होता है उसमें डेटा भी देना होता है, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, बात की क्लासिंग खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।